This is our first question of section B. इसके अंदर मेरी 4 रिक्वायरमेंट्स है। रिक्वायरमेंट नंबर 1 क्या है? देखो, जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है ना आपने, पहले कोशिश ये करनी है कि आप पहले क्वेश्चन को रीड करो, फिर सिनेरियो पे जाओ। वजह क्या है कि देखो, अगर आपको क्वेश्चन पता होगा, रेलेवेंस पता होगी क्या ढूंढना है, तो आपके लिए ढूंढना आसान हो जाएगा। अब पहला केस ही बोल रहा है आपको, भाई आपको केस को रिप्रेजेंट ही नहीं करना, केस को देखना ही नहीं है आपने। पहला क्वेश्चन आपने इंडिपेंडेंटली सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या बोलते हैं? ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ ईच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेस of information will be used by Elm and company to gain understanding of oak at the प्लानिंग स्टेज ऑफ द ऑडिट। अब देखो, प्लानिंग स्टेज क्या है हमारे पास? प्लानिंग स्टेज के अंदर आपके पास जो है मेनली क्या होती है? असेसमेंट ऑफ रिस्क होती है। मेरा काम क्या होगा यहाँ पर? मुझे पता करना कि सर मुझे यहाँ पर मेनली अपनी एक्टिविटीज किस तरह लेके चलनी है। अगर मेरी जो है रिस्क यहाँ हाई होगी तो क्या करना पड़ेगा? रिस्क हाई होगी तो मुझे जो है अपनी ओवरऑल ऑडिट रिस्क कम करनी है। ऑडिट रिस्क के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। ऑडिट रिस्क के अंदर मेरे पास कंट्रोल रिस्क है, मेरे पास इनहेरेंट रिस्क है, और मेरे पास डिटेक्शन रिस्क है। डिटेक्शन रिस्क का कंपनी से ताल्लुक नहीं होता है, ये हमारा ऑडिटर का काम है। डिटेक्शन रिस्क कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमारा काम बढ़ाना पड़ेगा। काम बढ़ाओगे तभी आप जो है अपने पास अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर अपने ऑडिट की रिस्क को कम कर सकते हो। तो अब कंट्रोल रिस्क और इनहेरेंट रिस्क हमारे पास रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होती है, जिस पर हम फोकस करेंगे यहाँ पर। अब हम हर एरिया को देखेंगे, उससे हम लोगों को क्या मिलेगा? हमें मिलना ही चाहिए, हमारा इंसाइट होना चाहिए, हमारी आउटकम ये निकालना चाहिए कि इससे हम पता चल सके हमारे पास कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, कंपनी की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। देखो, इनहेरेंट रिस्क के अंदर क्या आता है? इनहेरेंट रिस्क के अंदर आता है आपके पास कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कंपनी, या फिर आपके कंट्रोल्स की वीकनेसेस, कोई ऐसे एस्टिमेट जो कि आपके अनचेक्ड हैं। अगर कंपनी नई है आपकी, तो नई कंपनी भी आपके पास एक रिस्क लेके आती है। और कंट्रोल रिस्क के अंदर आपकी डेफिशिएंसीज अंदर कंट्रोल होंगे, दोनों कॉम्बिनेशन बना के हमारे ऑडिट रिस्क इंक्रीज करेंगे। इसको डिक्रीज करने का चांस यही है कि हम डिटेक्शन रिस्क को डिक्रीज करें। अगर आपको यहाँ पर देखना है इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर फोकस करना है प्लानिंग स्टेज पे, तो आपने कंपनी को समझने की कोशिश करनी है। अब पहला एरिया क्या बोलता है? पहला एरिया बोलता है प्रायर ईयर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर लास्ट ईयर की ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो मुझे मिल जाएंगी, तो मुझे क्या फायदा होगा? मेन 2-3 चीजें। सबसे पहले आपके पास की ऑडिट मैटर एक चीज होती है, जहां पर ऑडिटर को मसला आया था, या ऐसी चीजें जो ऑडिटर समझता है सिग्निफिकेंट थी टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर आप यूजर की सब्सटैंशियली इंपॉर्टेंट नॉलेज को देखते हो, मतलब ये कि वो चीज ऐसी थी जिसमें ऑडिटर भी फंसा होगा, या ऑडिटर को लगता है कि यार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया था। अगर आप उसको पढ़ोगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा कि भाई हमें पता चल जाएगा कि कंपनी किस पोजीशन पे खड़ी थी लास्ट ईयर में। जो ऑडिट हुआ था और फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोनों की रिपोर्ट्स को आप चेक करोगे, ताकि आपको एक एनालिसिस के लिए ट्रेंड मिल जाए लास्ट ईयर का, कंपनी का साइज, रेशियोज, कंपनी के जो प्रॉफिट्स हुए थे, जो पे हमारे पास एसेट्स, लाइबिलिटीज, वॉटेवर जो भी था हमारे पास था। ऑडिट रिपोर्ट पढ़ने से क्या होगा? पहले तो ओपिनियन पता चलेगा, क्वालिफाइड था, डिस्क्लेमर था, एडवर्स था, जो भी था आप उसकी एनालिसिस देखोगे क्यों था ये। उससे हमारे पास रिस्क आइडेंटिफाई हो जाएगी। सिग्निफिकेंट मैटर्स पता चलेंगे हमें, तो हम क्या करेंगे? हमें की फोकस एरियाज मिल जाएंगे। मतलब अगर आप देखते हो लास्ट ईयर की ऑडिट रिपोर्ट, आपको देखता है कि यार सिग्निफिकेंट मैटर ये था कि हमारे पास जो रेवेन्यू की क्लासिफिकेशन थी, आईएफआरएस 15 जो था वो सही तरीके से अप्लाई नहीं हुआ था, या फिर हमें रेवेन्यू रिकग्निशन कॉम्प्लेक्स दिखी थी यहाँ पर। तो अब इस साल भी हमें उसके ऊपर काम उसी तरीके से करना चाहिए। कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, डेट टू इक्विटी रेशियो कितना है, वो हम सब देख लेंगे। अब देखो, ये सारी चीजें आपको अंडरस्टैंड करनी है कि अगर आप ये चीजें देखते हो, जैसे अगर बोलता हूँ मैं डेट स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर देखता हूँ। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या है? बताता है डेट इक्विटी, कितनी फाइनेंशियल कहाँ से उठाई आपने। अब ये बेनिफिट किस तरह करेगा? अगर मैं देखता हूँ कि यार मैंने लोन लिया हुआ है, लोन की मैं देखूंगा टर्म्स एंड कंडीशन। टर्म्स एंड कंडीशन क्या बताएंगी कि अगर मैं ये चीज कंप्लाई करता हूँ, ये कई चीज रीच करता हूँ, तो इसका आउटकम क्या होगा। अगर मैंने फाइनेंसिंग उठाई हुई है, उसमें लिखा हुआ है कि आपका करंट रेशियो 1:1 का मिनिमम चाहिए मुझे, अगर वो 1 से कम हो जाता है तो हमारा कोवेनेंट ब्रीच हो जाएगा, हमारी गोइंग कंसर्न पे इशू आएगा। क्या है ये? रिस्क है हमारे पास। तो आपको ये देखना है कि सर यहाँ पर ये कंपनी ऐसी पोजीशन पे है जहाँ पर करंट एसेट कम हुए, तो यहाँ पर हमारी क्या होगा? कंपनी का मसला बन सकता है। ठीक है, अगर आपका रेशो अभी क्या है, मैं आपको बोल रहा हूँ आपका रेशो बना हुआ है 1.1, या मतलब एक लाइबिलिटी के अगेंस्ट एक एसेट है। अब इससे नीचे गया तो क्या होगा? हमारे कोवेनेंट ब्रीच हो जाएंगे, हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जिसमें गोइंग कंसर्न का इशू आ जाएगा, क्योंकि हमें लोन पे बैक करना पड़ेगा। तो अब क्या करना है हमने? अब ये की फोकस एरिया बन जाएगा हमारे पास कि एसेट को सही तरीके से चेक करो, लाइबिलिटी को सही तरीके से चेक करो, कहीं लाइबिलिटी अंडरस्टेट तो नहीं कर रहे, कहीं एसेट ओवरस्टेट तो नहीं कर रहे। तो ये आपके पास एरिया ऑफ फोकस है। तो लास्ट ईयर का ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे लिए ये हेल्प करेंगे। फिर नेक्स्ट आ रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है आपको करंट ईयर बजट्स एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स। मैनेजमेंट अकाउंट्स क्या होते हैं? मैनेजमेंट बजट्स होते हैं,
मैनेजमेंट एस्टिमेट्स होते हैं, जिसकी बेस के ऊपर हम जो है अपनी प्राइसेस सेट करते हैं, हमारे ओवरऑल जो प्लान्स होते हैं इसके ऊपर बेस करते हैं। यहाँ पर आपको फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा दोनों मिलता है। इससे क्या होगा, आप प्लानिंग स्टेज के ऊपर ये एनालाइज कर सकोगे कि सर यहाँ पर हमारे पास कौन-कौन सी ऐसी एस्टिमेशंस थी जो बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, और अभी तक जो हमने ऑडिट देखा है, वो अभी तक जो काम देखा है हमने, जहाँ अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ रही है हमारे पास, क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ रही है, बजट से कितना दूर है। जितना बजट से दूर होंगे उतनी ज़्यादा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस हैं। क्योंकि हम क्या करेंगे एंड में आके, हम वो कर देंगे यार बजट जो बनाया है उसे करीब लेकर आओ। तो आप करीब लाने के लिए हो सकता है अपने एसेट्स को आप जो है ओवरस्टेट कर दो, अपने एक्सपेंसेस को अंडरस्टेट कर दो, रेवेन्यूज को ओवरस्टेट कर दो, तो ये रिस्क रिस्क आइडेंटिफिकेशन। इन सारे एरियाज का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे पास, रिस्क आइडेंटिफिकेशन। तो आपने उसकी फोकस से इस पॉइंट को लिखना है। अगर आप बोलते हो नेक्स्ट टाइम बोर्ड मिनट्स, बोर्ड क्यों डिस्कशन करेगा? डिस्कशन इसलिए करेगा क्योंकि ये चीज़ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिग्निफिकेंट चीज़ है। बोर्ड को हर चीज़ पे आप तंग नहीं करोगे, कोई बड़ी चीज़ होगी तभी तंग करोगे। अगर आप बोर्ड को तंग कर रहे हो किसी चीज़ के बारे में, तो सर मतलब ये है कि वहाँ पर ये चीज़ सिग्निफिकेंट होगी फॉर आवर ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस। अब हम कब बोर्ड को छेड़ते हैं? जब कोई सिग्निफिकेंट लायबिलिटी आए, जब कोई एसेट एक्वायर करना हो, जब कोई नई कंपनी खरीदनी हो, ये कोई भी बहुत ही सिग्निफिकेंट डिसीजन लेना हो। तो सिग्निफिकेंट डिसीजन है तो हमारे लिए रेलिवेंट हो गया। तो बोर्ड मिनट से हमको क्या मिलेगा, हमें नॉलेज मिलेगी कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं या एरियाज हैं जिसको डिस्कस किया था गया था बिटवीन द डायरेक्टर्स, या फिर हमने कोई अप्रूवल लिया था बाय द शेयर होल्डर्स। तो वो कंपनी के स्ट्रक्चर के अंदर, ये कंपनी के अंदर कोई सिग्निफिकेंट चेंज लाने का बाइस बन सकता है। अगर वो बन रहा है तो यार मतलब हमें इसको देखना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट, कंपनी की वेबसाइट। अब कंपनी की वेबसाइट क्या है, मतलब एक वैसी इरेलेवेंट सी चीज दे दी उन्होंने वैसे तो। कंपनी की वेबसाइट क्या है? देखो, कंपनी की वेबसाइट हमारे पास एक डिस्क्लोजर की एरिया है। अगर आप जो है एक नई कंपनी एक्वायर कर रहे हो, वेबसाइट पे बताओगे नहीं। आपने नया वेबसाइट डेवलपमेंट स्ट्रक्चर डेवलप किया है अपने पास, आपने कोई एक नई चीज इंप्लीमेंट करी है, तो नई चीज इंप्लीमेंट करने के लिए या फिर आपकी कोई भी चीज ऐड होने के लिए आपको वहां पर वेबसाइट डिस्क्लोजर दोगे। तो उससे हमें इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि सर ये कोई ऐसे नया प्रोडक्ट, कोई नई सर्विस, कोई नया एसेट, कोई नई लाइब्रेरी लेके आ रहे हैं अपने अंदर, जिसको हमें चेक करना चाहिए। हो सकता है कोई ऐसी चीज हो जो वेबसाइट डिस्क्लोज कर दी हो लेकिन हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं हो, तो हम लोग उनको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, डिस्कशन विद द प्रीवियस ऑडिटर एंड एक्सेस टू देयर फाइल्स। भाई ये तो बहुत ही रेलिवेंट चीज़ है हमारे लिए। क्यों? ताकि हम पता कर सकें कि हमारे जो ऑडिटर ने लास्ट ईयर काम किया था, तो किस तरह काम किया था, क्या चीज़ें उसने करी थी, उसने कौन से ऐसे एरियाज थे जिनको रिव्यू करवाया था बाय सीनियर मैनेजर। अगर उसने कोई ऐसी चीज़ देखी है कि जो कि प्रॉब्लमैटिक है, उस पे अपना ऑडिट एविडेंस उसने एक्सटर्नली एक्वायर करा है, कोई ऐसा उसने काम मैनेजमेंट को बोला कि रेक्टिफाई करो और उसको चेक किया गया है, तो वो चीज़ें हमारे लिए भी फोकस होंगी। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन होगी ऑफ की एरियाज जो कि हमें समझने चाहिए फ्रॉम दी रिपोर्ट फ्रॉम दी कंपनी, ताकि हमारे पास एडिक्वेट नॉलेज हो कि हम किस चीज़ में आने वाले हैं। जिस चीज़ में आने वाले हैं उसकी असेसमेंट करना लाजिम है आपके लिए। ठीक है। तो ये सारी सोर्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है आपको क्या करेंगे, हेल्प करेंगे कंपनी की रिस्क असेसमेंट करने के लिए। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, रिस्क असेसमेंट है यहाँ पे। ताकि हम लोग इन द एंड अपने ऑडिट में ऐसी पोजीशन में ना फंस जाएं कि हम लोगों ने ऑडिट करना स्टार्ट कर दिया, हम एंडिंग फेज पर है, हम लोगों ने इतनी इंस्टेबिलिटी देखी है, इतने सारे रिस्क हैं इसमें, हमारी डिटेक्शन रिस्क लो करते करते भी बहुत ज़्यादा हाई है। इतनी ज़्यादा रिस्क हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे अपने सर के ऊपर। तो हमें उस टाइम पे छोड़ना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा जब हम सारा काम कर लिया। इनिशियली अगर प्लानिंग फेज पे आप देख लो और समझ लो और ऑडिट को एक्सेप्ट ना करो, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे इसके दूसरे एरिया पे। अच्छा जी, अब एक हमसे स्टूडेंट पूछ रहे थे ऑडिट रिस्क के रिगार्डिंग और रिस्पॉन्स, तो आपके लिए आगे क्वेश्चन एक अभी बोल रहा है आपने क्या करना है, 8 ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करनी है और उसके रिस्पॉन्स बताना। अब एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपको जो है यहाँ पर पहले फाइनेंशियल डेटा दिया हुआ है, तो फाइनेंशियल डेटा की आप मटेरियलिटी जरूर निकालिए करें। ठीक है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो ना आपके पास सब्सटेंसिव पे आ जाए या फिर आपका ऑडिट रिस्क पर आए, तो मटेरियलिटी जरूर निकाला करो। ये हैबिट डेवलप कर लो कि मटेरियलिटी अगर का डेटा दिया हुआ है ना उसको निकाल लिया करो। वजह क्या है, देखो अब आपको इन द एंड जो है यहाँ पर ऑडिट रिपोर्ट का इम्पैक्ट दिखाना होगा कहीं ना किसी क्वेश्चन के अंदर। तो अगर मटेरियलिटी निकालने की आदत होगी तो आपको जो परसेंटेज जो बेंचमार्क्स याद हो जाएंगे, और आपको पता होगा ये मटेरियलिटी इस तरह निकालते हैं, कंपनी का फोकस कहाँ होना चाहिए, कौन सी मटेरियलिटी होनी चाहिए, और हम लोग किसको बोल सकते हैं कि यहाँ पर मटेरियल स्टेटमेंट है, कौन सी बोल सकते हैं परवेजिव। ठीक है, तो आपकी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा आपकी छोटी सी प्रैक्टिस। अब सिनेरियो पढ़ लेते हैं। सिनेरियो में क्या बोल रहे हैं सर, ये आपको बोल रहा है 1 जुलाई 2005 है, यू आर ऑडिट सुपरवाइजर ऑफ एल्म एंड को कंपनी, प्लानिंग ऑफ कर रहे हैं ऑडिट ऑफ
ओक फर्नीचर कंपनी इज द न्यू ऑडिट क्लाइंट। सबसे पहले रिस्क आपके पास आ गई यहाँ सामने, न्यू ऑडिट क्लाइंट। न्यू ऑडिट क्लाइंट का मसला क्या है सर? न्यू ऑडिट क्लाइंट है तो यहाँ पर हमें इनकी सिस्टम से फेमिलियरिटी नहीं होगी, हमें इनकी कंपनी की पॉलिसीज, इनकी जो अकाउंटिंग प्रोसीजर्स हैं, जो सिस्टम्स हैं, उनसे वाबस्ता नहीं होंगे, हमें उनसे अवेयरनेस नहीं होगी, कॉम्प्लेक्सिटी हमारे लिए हाई होगी क्योंकि एक सिस्टम नया है हमारे लिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे आपकी डिटेक्शन रिस्क जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। डिटेक्शन रिस्क इंक्रीज हो जाएगी तो मतलब इन द एंड आपकी कंप्लीट ऑडिट रिस्क इंक्रीज हो सकती है। यहाँ पर क्या है, अब आपके पास रिस्क क्या है, डिटेक्शन रिस्क है, आप जो है वो चीजें चेक ना कर सको जिसके अंदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट थी। ठीक है, आपने चीजें चेक करी, आपने अपना सैंपल साइज इंक्रीज किया, लेकिन आप फिर भी वो चीजें चेक नहीं कर सके जो कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट कैरी करती थी, जिसकी वजह से आपकी ऑडिट रिपोर्ट जो है वो गलत हो गई। आपने ऐसा ओपिनियन दे दिया जो कि रियलिस्टिक पोजीशन को शो नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास न्यू क्लाइंट भी बहुत बड़ी रिस्क होती है। याद रखना हमेशा हमेशा, अगर आपके पास अभी वैसे यहाँ पर इस एग्जाम के अंदर आपके पास वो नहीं आएगा कि आपको मटीरियलिटी डिसाइड करनी है कि कितनी लगानी चाहिए। जैसे मैं बोलता हूँ अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5 to 10% है तो 5% लगानी चाहिए, 10% लगानी चाहिए, ये सवाल आपसे यहाँ पे नहीं पूछेंगे। लेकिन अगर आपको अगर एक स्टैंड आउट करना है ना, आप अपने आंसर जरूर लिखना कि अगर न्यू क्लाइंट है तो मटीरियलिटी हमें लो सेट करनी चाहिए। मटीरियलिटी लो सेट करने का मतलब क्या होता है, मटीरियलिटी अगर देखो एक लाइन है, मैं एक लाइन की बात कर रहा हूँ, अगर एक लाइन जो है मेरी 100 रुपए पर है तो यहाँ पर चांसेस हैं कि 100 रुपए से ज्यादा बैलेंसेस होंगे जो मैं चेक नहीं कर रहा हूँ। अगर नया क्लाइंट है तो मुझे चेक करना है, मुझे सारी चीजें चेक करनी है जो कि कंपनी के अंदर है मैक्सिमम लेवल तक। तो मटीरियलिटी लो सेट करूंगा तो क्या होगा, मटीरियलिटी लो सेट करने से मेरा सैंपल साइज इंक्रीज हो जाएगा। सैंपल साइज इंक्रीज होगा तो आपके पास एविडेंस भी इंक्रीज हो जाएगा जिससे आपकी डिटेक्शन रिस्क कम हो सकती है। ठीक है, कोशिश क्या करनी है, कोशिश ये करनी है कि आपने जो है न्यू न्यू क्लाइंट के साथ मटीरियलिटी लो सेट करनी है। मटीरियलिटी भाई लो सेट करने का मतलब ये नहीं कि अमाउंट लो सेट करो, इसका थ्रेशोल्ड कम सेट करो। ठीक है, थ्रेशोल्ड कम सेट करने से मतलब ये होगा कि आपने एक लोअर लेवल पे टेस्टिंग स्टार्ट कर दी है ताकि आपके पास जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है वो ना आए आपके पास, या आपकी छोटी छोटी मिसस्टेटमेंट मिलकर एग्रीगेट होकर एक मटेरियल मिसस्टेटमेंट ना बन जाए। ठीक है, अब ऑडिटर का रिस्पॉन्स क्या होगा? अब मुझे बात बताओ कि यहाँ पर क्या हमारे पास किसी एक कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर डर लग रहा है? मुझे डर मुझे पूरे में लग रहा है। मेरे पास डर ये है कि सर मेरे ऑडिट जो है गलत हो सकता है क्योंकि मैं नई कंपनी के साथ चला नहीं हूँ, मुझे नहीं पता ये किस तरह काम करेंगे। अब मेरा डर बड़ा है कि मेरी ऑडिट रिपोर्ट खराब हो जाएगी, मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलतियां हो सकती है जो मैं पकड़ ना सकूं। जब मेरा डर ज्यादा होगा तो रिस्पॉन्स मेरा क्या होगा, रिस्पॉन्स मेरा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेवल का। मैं स्ट्रैटेजी को चेंज करूंगा, मैं अपनी ऑडिट टीम को मॉडिफाई करूंगा, मैं अपनी टाइम मैनेजमेंट को इनहेंस करूंगा। यहाँ पे मैं एक्सपर्ट्स को लेकर आऊंगा जो कि कंपनी के स्पेसिफिक कंपोनेंट्स को जो है सही तरीके से वैल्यू करे। तो मैं क्या करूंगा, एलोकेट करूंगा एडिशनल टाइम, ऑडिट का टाइम टेबल इस तरह सेट करूंगा कि हमारी ऑडिट के रिव्यू, कंप्लाइंट पे रिसर्च आपकी बढ़ जाएगी ताकि हमें जो है पता चल सके कि कंपनी के अंदर ओवरऑल चल क्या रहा है। ठीक है, तो आपकी कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग करनी, डिटेल प्लानिंग करनी, प्लानिंग के अंदर अपने स्टाफ को आपने जो है एक्सपीरियंस बनाना है, आपने टाइम ज़्यादा लेना है, आपने रिस्की एरियाज को आइडेंटिफाई करने के लिए सब्सटेंसिव टेस्टिंग जो है ज़्यादा करनी है, कंट्रोल्स को रिगरसली चेक करना है आपने, ताकि आपको पता चल सके कि सर आपके पास ओवरऑल जो ऑडिट होने वाला है उसके अंदर आउटकम होगा वो बेहतर हो। ठीक है, नेक्स्ट, अब the audit engagement partner had a meeting with Oak Finance Director and has provided you with the following notes। अच्छा, अब नोट्स प्रोवाइड कर दिए उन्होंने, देखते हैं क्या बोलते हैं। प्लानिंग मीटिंग नोट्स क्या है हमारे पास, ओक ट्रेडिंग रिजल्ट्स हैव बीन स्ट्रांग दिस ईयर। द कंपनी इज फोरकास्टिंग रेवेन्यू ऑफ 85 मिलियन, बजट 85 मिलियन का आ गया, विच इज एन इंक्रीज फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। लास्ट ईयर से इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब इंक्रीज का मतलब ये नहीं कि गलत है भाई, हो सकता है सही भी हो, किसी वजह से हो रहा होगा। वजह देखते हैं अगर वजह मिली भी है नहीं मिली भी हमें। As a result of the increase in revenue, Oak recently recruited a new credit controller to chase outstanding receivables. The finance director has informed you that although an allowance for credit losses has historically been maintained, it is anticipated that it can significantly be reduced. बात क्या हो रही है यहाँ पर? बात यहाँ पे हो रही है कि आपके पास लास्ट ईयर से क्रेडिट अलाउंस लॉसेस रहे हैं आपके पास। क्या आपके पास अगर क्रेडिट लॉसेस रहे हैं आपके पास लास्ट ईयर से हिस्टोरिकली मेंटेन किया आपने, तो इस साल भी एंटिसिपेट करेंगे रिड्यूस करने के लिए आपके पास कंट्रोलर आया है लेकिन कोई स्ट्रैटेजी सही तरीके से नहीं आई। जो कुछ बैलेंसेस आपके पास ऐसे हैं जो अभी भी रिकवरेबल नहीं होंगे। तो क्रेडिट लॉसेस क्या आपने अपने पास सही तरीके से अकॉर्डिंग टू आईएफआरएस 9 क्या बोलता है, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस रिकॉर्ड करो।
तो सर एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस ईसीएल अगर आपने रिकॉर्ड नहीं करा अपने रिसीवेबल्स को आप ओवरस्टेट कर सकते हो। आप यहाँ पे बोल रहे हो कि मैंने अपने एक्सपेक्टेड लॉसेस को कम करना है, लेकिन मैंने सिर्फ एक कंट्रोलर के रखने के अलावा कोई और चीज नहीं देखी यहाँ पर। तो यहाँ पर चांस क्या है, हमारे अकाउंट्स रिसीवेबल ओवरस्टेट हो सकते हैं। ठीक है, अब मुझे एक बात सोचने वाली है, आपने दिमाग लगाना है। आप क्या यहाँ पे मेरी पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हिट हो रही है? नहीं, मेरी सिर्फ रिसीवेबल्स हिट हो रहे हैं या इरिकवरेबल डेट्स हिट हो रहे हैं। तो मतलब यहाँ पर मैं अपनी पूरी स्ट्रैटेजी चेंज नहीं कर दूंगा। ठीक है, आपने जो है बीमारी देखकर उसका इलाज करना है। ठीक है, यहाँ पर बीमारी छोटी सी है, एक जगह पर है, तो एक ही जगह पर आप जो है क्या करोगे, चेकिंग करोगे। अब यहाँ पर वो बोल रहा है कि हमारे पास एक क्रेडिट लॉस रिड्यूस करने की तरीका है। हमने क्या कंट्रोलर को हायर किया है, तरीका नहीं सोचा है, लेकिन हमारे पास अभी कोई इसका एविडेंस नहीं है कि हमारे पास कम हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमने क्या करना है, हमने कोशिश ये करनी है सर कि आप जो इन द एंड आपके पास जो पर्टिकुलर क्रेडिट लॉसेस हैं उनको चेक करना है कि क्या हमारे पास क्रेडिट लॉसेस सही तरीके से एडजस्ट हो रहे हैं विद इन अकाउंट रिसीवेबल नॉट। तो ये आईएफआरएस 9 के तहत चेक करने से हमारे पास हो जाएगा। इसके लिए सब्सटेंसिव टेस्टिंग आपको करनी पड़ेगी। आप क्या करोगे, रिव्यू करोगे टेस्ट ऑफ कंट्रोल, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको कि आपके पोटेंशियल इरिकवरेबल डेट्स का आप रिकॉर्ड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, और अपने अकाउंट रिसीवेबल को अपडेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर आप रिड्यूस कर रहे हो अपने अलाउंस और क्रेडिट लॉसेस को, तो क्या रैशनल है, क्या सोचा है इसके पीछे आपकी? क्या आपने कोई ऐसी चीज सोची है जिसकी बेसिस पे आप इसको रिड्यूस करना चाहते हो? फिर एक्सटेंडेड पोस्ट ईयर एंड कैश रिसीट्स और पेमेंट्स आप देखोगे, ताकि आपको आइडिया हो कि यार इन द एंड हमारे पास जो आउटकम आ रहा है क्या वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो आपको ये करना, सब्सटेंशियल टेस्टिंग करनी है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको बोल रहा है, कंपनी हैज इन्वेस्टेड सिग्निफिकेंटली इन द वुड वर्किंग एंड upholstering production lines at the factory. During the year, it purchased and installed a new manufacturing line. All costs incurred in the purchase and installation of the asset has been included in the property, plant, and equipment. These capitalized costs include the purchase price of 4.5 million and a 5-year servicing and maintenance plan costing 0.5 million. सबसे पहली चीज, अगर आपने एक चीज खरीदी है प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, तो किसके अंदर फॉल करेगी? वो फॉल करेगी IAS 16 के अंदर। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा सर यहाँ पर। IAS 16 क्या और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या करना है, इनको डिफरेंशिएट करना है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंस आउट होता है। ठीक है जी, और कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट इंक्रीज करता है। अब यहाँ पर केस के अंदर क्या बोल रहा था, केस के अंदर वो बोल रहा है सर आपके पास जो है दो चीजें हैं, आपने एक एसेट परचेज किया है और एक आपने सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आप सर्विस करवाओगे अपने एसेट की। अब जहां तक मुझे याद पड़ता है, सर्विस जो है एक ऐसी मेंटेनेंस कॉस्ट है जिससे आपके एसेट की लाइफ नहीं इंक्रीज होती, आपके प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होती, ना आपके एसेट की रीसेल वैल्यू इंक्रीज होती है। तो ये चीज ऐसी है जो कि हमारे एसेट को उस पोजीशन में मेंटेन रखती है जैसे वो पहले से थी। तो इसको क्या होना चाहिए, एक्सपेंस आउट होना चाहिए। अब इन्होंने क्या किया है, इसको कैपिटलाइज कर दिया है। तो ये कैपिटलाइज कर दिया है तो सर यहाँ पर आपके पास जो एसेट है ओवरस्टेट हो गया बाई 0.5 मिलियन। ठीक है, और आपके एक्सपेंसेस रिड्यूस हो गए, एक्सपेंसेस आपके रिड्यूस्ड हैं, आपका एसेट ओवरस्टेटेड है, तो आपको इसको सही करना पड़ेगा। और कितने से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा? आपके पास जो जो आपने पेमेंट करी ना, वो प्री पेमेंट है आपकी, तो प्री पेमेंट आपके पास हर साल की एडजस्ट होगी बाई 0.1 मिलियन। तो कैपिटलाइज कॉस्ट जो हमारे पास, कैपिटलाइज हमारे पास सिर्फ उतनी की होनी चाहिए जितनी की परचेज करी हमने। ये सर्विस कॉस्ट एक्सपेंस आउट होनी चाहिए ओवर 5 ईयर्स। तो अगर आप 5 ईयर्स पीरियड पे इसको नहीं कर रहे हो तो आपने एसेट को ओवरस्टेट कर दिया और अपने एक्सपेंसेस को अंडरस्टेट कर दिया। अब समझने वाली बात क्या है भाई, अब करेंगे क्या यहाँ पर? अब ये क्या हमारी पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्रिएट कर रहा है? नहीं, ये तो कंपोनेंट्स क्रिएट कर रहा है। तो कंपोनेंट क्रिएट कर रहा है, क्या करना पड़ेगा, सब्सटेंशियल प्रोसीजर करने पड़ेंगे। क्या करेंगे भाई, आप परचेज डॉक्यूमेंट देखो, ताकि आपको वेरीफाई हो जाए कि भाई कितने की क्या चीज खरीदी है और सर्विसिंग की कितने की हमारे हमने पेमेंट करी है या पेमेंट करनी है हमें, या कितने साल के लिए वो। फिर आप क्या करो, IAS 16 की ट्रीटमेंट डिस्कस करो मैनेजमेंट के साथ कि भाई आपने जो है ये मिसक्लासिफाई कर दिया, कि कैपिटलाइज कॉस्ट है आपकी वो ज्यादा आ रही है, लेकिन वो नहीं करनी चाहिए थी भाई 0.5 मिलियन, वो आपकी एक्सपेंस आउट होनी चाहिए। उनको ट्रीटमेंट बताओ और बोलो रेक्टिफाई करें इस चीज को। इससे क्या होगा, आपका एसेट ओवरस्टेट नहीं होगा, सही हो जाएगा आपका, और सही हो जाएगा तो आपकी ऑडिट रिस्क कम हो जाएगी। तो मेन समझने वाली बात सर यहाँ पर सिर्फ ये है कि आपने जो है ट्रीटमेंट किस तरह रखनी है। ट्रीटमेंट आपके पास डिपेंड करेगी ऑन द सिवियरिटी ऑफ द रिस्क। यहाँ पे बहुत बड़ी सिवियरिटी नहीं है, 0.5 मिलियन की गलती है,
बहुत बड़ी कंपनी है, उसमें ज़रा सी गलती होती है तो ज़रा सी गलती को आप जो है एडजस्ट करने की कोशिश करोगे, समझाने की कोशिश करोगे, इसको रेक्टिफाई कराने की कोशिश करोगे। इससे इतनी बड़ी हमें चेंजेस नहीं लाना पड़ेगा कि हमारी पूरी टीम ही चेंज हो जाए। ठीक है? अब नेक्स्ट आपको बोला जा रहा है in November 2004, Oak spent 400,000 on an advertising campaign. The advertising expenditure has been included in the intangible assets and is being amortized over 24 months as the finance director expects the advertising to generate additional revenue over the period. अब सर एडवर्टाइजिंग जो है नाम से ही एक्सपेंस दिख रहा है, तो ये IS38 में कैपिटलाइज कैसे हो गया? क्या यहाँ हमारा कोई प्रोडक्ट डेवलप हो गया है? क्या इसके अंदर फिजिबिलिटी हमारे पास जो हमारा पायरेट होता था, पायरेट जो हमारा हो सकता है, पूरा नहीं हो सकता है। यहाँ पर आपकी करेक्ट ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए? इसको एक्सपेंस आउट होना चाहिए था हमें, ना कि हम इसको कैपिटलाइज करके एज एसेट रिकॉर्ड करें। ठीक है? अगर आपको लगता है रिटर्न 24 मंथ्स में आएगा तो आप उसको जो है उस हिसाब से प्रोपोर्शनली एक्सपेंस रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन यार ये आपने कैपिटलाइज कर दिया उसको, एज आपने एक एसेट रिकॉर्ड कर दिया, तो ये तो गलत चीज़ है। तो आपके पास रिस्क ऑफ रॉन्ग ट्रीटमेंट है यहाँ पर। 4 लाख जब के स्पेंड हो गए हैं, उसको इंक्लूड करना चाहिए था हमें इन द एक्सपेंसेस, नॉट इन IS38 इंटेंजिबल एसेट्स। तो आपको इसको रेक्टिफाई करवाना है। यहाँ पर अगर हमने एडजस्टमेंट नहीं करे तो क्या होगा, हमारे एसेट ओवरस्टेट हो जाएंगे, एक्सपेंसेस अंडरस्टेट हो जाएंगे और प्रॉफिट भी ओवरस्टेट हो जाएगा। तो यहाँ पर एसेट ओवरस्टेट, प्रॉफिट ओवरस्टेट और आपका एक्सपेंसेस अंडरस्टेट हो जाएंगे। लिखने का जो तरीका अगर समझना ना, आपने कोई भी एक केस आप पकड़ते हो, इसी वाले को देखो। अगर आप इसको देखोगे तो आपके पास जो है ओवरऑल की सिचुएशन आ रही है, आपकी सिचुएशन ये आ रही है कि आपने ओवरऑल क्या करना है अपने पास। पहले बताना है प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट क्या है, फिर ये प्रॉब्लम क्यों है, ये गलत क्यों है, करेक्ट ट्रीटमेंट फिर क्या होनी चाहिए इसकी, और अगर नहीं करेंगे करेक्ट ट्रीटमेंट तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। इम्पैक्ट अंडर ओवर स्टेटमेंट से आता है। ठीक है जी? तो यहाँ पर आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ द एरर डिपेंड करता है आपका IS कौन सा अप्लाई होगा, तो IFRS नॉलेज बहुत चाहिए। अब वापस ये चीज क्या है, हमारी पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इम्पैक्ट करी है? नहीं, हमारे पास एक या दो चीजों को करी है। अगर एक या दो चीजों को करी है तो सर मतलब ये है कि आपको जो है यहाँ पर सिर्फ सब्सटेंशियल प्रोसीजर अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है? सब्सटेंशियल प्रोसीजर लगाने तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिव्यू करोगे अपने बैंक से, 4 लाख रुपए पे ही करें अपने यहाँ पे कम करें। उसके बाद आप देखोगे मैनेजमेंट से डिस्कस करोगे, सर IS38 के तहत जी कैपिटलाइज कॉस्ट नहीं है, ये एक्सपेंस आउट होनी चाहिए। ठीक है? और अगर एक्सपेंस आउट होनी चाहिए तो मतलब ये है कि आपकी इनकम स्टेटमेंट के अंदर एक एक्सपेंस रिकॉर्ड होना चाहिए और प्रॉफिट आपको रिड्यूस होना चाहिए। ठीक है जी? आपके एक और एरिया कवर हो गया। नेक्स्ट, on 29 July, the director announced that one of the furniture line was being discontinued due to a fall in demand of the product. This resulted in 4 staff members being made redundant. The payroll department has calculated the levels of termination cost associated with the redundancy and they will have paid in the August 2005 of payroll run. अब एक बात मुझे बताओ, रिडंडेंसी कॉस्ट क्या हमारे पास नॉर्मली पेरोल के अंदर आती है? नहीं आती है, क्योंकि ये पेरोल का नॉर्मल हिस्सा नहीं है। पेरोल के अंदर वो चीज़ आती है जो सैलरीज पे करते हो आप। अगर कोई रिडंडेंसी कॉस्ट आ रही है आपके पास और इनअवॉइडेबल है, ये आप उसका क्या करोगे, प्रोविजन रिकॉर्ड करोगे। ये IS37 अप्लाई होगा यहाँ पर। IS37 के डोमेन के अंदर इसलिए आती है क्योंकि यहाँ पर आपने रिस्ट्रक्चरिंग एक तरीके से कर रहे हो, आप अपनी कंपनी में एक एरिया बंद कर रहे हो, तो रिडंडेंसी कॉस्ट जो होगी एक पॉसिबल आउटकम होगा उस पर्टिकुलर इवेंट का। तो यहाँ पर आपके पास प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, रिलायबल मेजरमेंट आपके पास होगी। अगर रिलायबल मेजरमेंट है आपके पास पॉसिबल इकोनॉमिक आउटफ्लो हो सकता है, तो आप जो है IS37 के तहत एक प्रोविजन रिकॉग्नाइज करोगे इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ना कि आप जो है इसको रिडंडेंसी कॉस्ट को एक्सपेंस आउट कर दोगे विद इन योर पेरोल एक्सपेंसेस। इससे क्या होगा, हमारा पेरोल एक्सपेंसेस जो है ओवरस्टेट हो जाएंगे। ठीक है? और आपका प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं होगा तो प्रोविजन आपका जो है एक लायबिलिटी अंडरस्टेट हो जाएगी, और लायबिलिटी की वजह से हमारे पास इनकम स्टेटमेंट में इम्पैक्ट आता है, तो प्रॉफिट भी आपके क्या हो जाएंगे, ओवरस्टेट हो जाएंगे। यहाँ पर लायबिलिटी रिकग्निशन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि ये फ्यूचर में पेमेंट होगी। ठीक है? तो इसका रिस्पॉन्स क्या होगा, वापस जाहिर सी बात है एक छोटे एरिया को अटैक कर रही है, तो छोटे एरिया को अटैक करने की वजह से इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रिडंडेंसी कॉस्ट को कैलकुलेट करना चाहिए और प्रोविजन रिकॉर्ड करने की हमें उनको असेसमेंट चाहिए मैनेजमेंट को कि भाई आप प्रोविजन रिकॉर्ड करो, ये लायबिलिटी है आपकी,
आपको यहाँ पर रिडेंसी पेमेंट जो कर रहे हैं यहाँ पेरेंट को, उनसे हम वेरीफाई करेंगे ताकि आपका प्रोविजन जो है उसको देखेंगे कि कितना क्लोज है हमारे एस्टिमेशन से। ठीक है, नेक्स्ट। In June 2005, O Company decided to revalue its premises, which had previously been accounted for using the cost model. The properties with a carrying amount under the cost model of 3.8 million were revalued to 8.4 million, based on the valuation performed by management. The financial director also carried out an extensive review of the non-current assets life and decided to extend the useful life of the plant and equipment from 5 to 8 years. अब दो चीजें आ रही हैं यहाँ पर, एक है इवैल्यूएशन, एक है एक्सटेंशन ऑफ द लाइफ। अब इम्पैक्ट देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर। आपका एसेट था 3.8 का, आपने रिकॉर्ड कर दिया 8.4 का, आपने 8.4 पे लिया है इसको। सर इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे पास? अगर मैं इसको देखूं यहाँ पर कि 3.8 का था और मैंने 8.4 का रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो मेरे पास डिफरेंस कितने का आता है यहाँ पर? 4.6 मिलियन का आ रहा है। मतलब क्या है, एसेट मेरा इंक्रीज हो रहा है बाय 4.6 मिलियन। तो एंट्री बनेगी एसेट डेबिट और रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट 4.6 मिलियन। इससे क्या मेरी डेप्रिसिएशन भी इंक्रीज होगी? बिल्कुल होगी। तो डेप्रिसिएशन आपकी जो है पहले अगर आ रही थी, मैं बोल रहा हूँ पहले मैं अभी 5 साल पे रखते हैं, अभी हम 8 साल में चेंज पे नहीं बात कर रहे, अभी सिर्फ हम लोग जो है 5 साल में बात कर रहे हैं। अगर पहले मेरे पास 3.8 मिलियन के हिसाब से 5 साल पे डेप्रिसिएशन आ रही थी 0.76 पर ईयर, अब यहाँ पर 8.4 के तहत मेरे पास जो है आ रही होगी 1.68 मिलियन। तो सर ये एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन एज वेल योर एसेट। अगर यहाँ पर मैंने अपने एसेट को सही तरीके से वैल्यू नहीं किया, तो क्या होगा, मेरे पास एसेट की ओवर वैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन की ओवर वैल्यूएशन हो जाएगी। अब रिवैल्यूएशन करी किसने? मैनेजमेंट ने करी है। तो क्या यहाँ पर रिस्क है कि मैनेजमेंट ने अपने एसेट को सही तरीके से वैल्यू नहीं किया होगा? बिल्कुल चांस है आपके पास। अगर ये चांस आपके पास मौजूद है तो आप इसको जरूर देखोगे कि यार हमारे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो रिवैल्यू हुआ है फ्रॉम 3.8 मिलियन टू 8.4 मिलियन, ये मैनेजमेंट की इवैल्यूएशन की बेस पे हुआ है। मैनेजमेंट इस चीज के अंदर स्किल्ड नहीं हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि मैनेजमेंट के पास वो रिलेवेंट स्किल्स ना हो। अगर हैं तो भाई हम उनकी क्या करेंगे, उनका एक्सपीरियंस, उनकी क्वालिफिकेशन, उनका एक्सपीरियंस, उनकी जो पर्टिकुलर कॉम्पिटेंस वो चेक करेंगे। मेनली अब करना क्या चाहिए था, अगर रिवैल्यूएशन करानी है तो एक्सटर्नल वैल्यूअर को बुलाएं आप, जिसका काम ही वैल्यूएशन करना है, और वो आके वैल्यू करे, अपने एसेट की वैल्यूएशन कर ले। इसमें हो क्या सकता है, चांसेस ये है कि हमारे पास रिस्क ये हो सकती है कि हमारा एसेट जो है ओवरस्टेट हो जाएगा। अगर एसेट ओवरस्टेट हो जाता है तो मतलब ये है कि आपके पास क्या होगा, एसेट की बढ़ जाएगा, डेप्रिसिएशन आपकी इंक्रीज हो जाएगी। डेप्रिसिएशन इंक्रीज होगी तो क्या होगा, डेप्रिसिएशन इंक्रीज होने की वजह से आपके पास ओवरऑल एक ऐसा इम्पैक्ट आएगा, मतलब आपकी ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। एक ऐसी पोजीशन आ जाएगी जहां पर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपने प्रॉफिट्स को ओवरस्टेट करेंगी और अपने एसेट को भी ओवरस्टेट कर रही होंगी। सॉरी, एसेट प्रॉफिट को आपका अंडरस्टेट हो जाएगा क्योंकि डेप्रिसिएशन इंक्रीज हो जाएगी और एसेट आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो आपको इस चीज को वेरीफाई करना है, चेक करना है कि ये चीज ना हो हमारे पास। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। एक आपका एक कंपोनेंट कवर हो गया जहां पर आपने अपनी रिवैल्यूएशन को चेक कराना है। अब रिवैल्यूएशन चेक कराना है तो ऑडिटर का रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, ऑडिटर को चेक ये करना है, ऑडिटर को हेल्प ये करनी है, अंडरस्टैंड ये करना है कि सर हमारे पास जो ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका रिवैल्यूएशन की जो बेसिस है वो डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट के साथ, डायरेक्टर के साथ, और ऑडिट टीम के साथ बोलेंगे कि भाई ये एरिया ऐसा है जहां पर अजम्पशन ज्यादा है, ये रिस्क ही ज्यादा एरिया होगा हमारे पास। हमें इनके अजम्पशंस को, वैल्यूएशन को और रिकॉर्ड कीपिंग को सही तरीके से चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये रिस्क है कि हमारा एसेट ओवरस्टेट हो सकता है और सिग्निफिकेंटली ओवरस्टेट हो रहा है। ठीक है, अब आ जाए नेक्स्ट डेप्रिसिएशन के ऊपर। डेप्रिसिएशन के आपके पास एक एस्टिमेट है। एस्टिमेट क्या है, यूजफुल लाइफ का। अब अगर मैं बोल रहा हूँ मैं 5 साल से 8 साल पे लेके जा रहा हूँ एक चीज को, वापस कैलकुलेशन पे आ जाए। अगर एक एसेट था मेरे पास जो कि मैं पहले 3.8 पे रिकॉर्ड कर रहा था,
5 साल के ऊपर, उसकी डेप्थ थी 0.76। अब मैं इसको ही 8 साल पे रिकॉर्ड करूंगा, तो मेरे पास जो है डेप्रिसिएशन में सिग्निफिकेंट चेंज आता है। कितना आ रहा है? 0.475 की आ रही है। मतलब डेप्रिसिएशन में चेंज कितने का आ रहा है मेरे पास? 0.285 का आ रहा है, और ये मिलियंस के अंदर है, तो ये अमाउंट एक सिग्निफिकेंट अमाउंट हो सकता है। अगर आपकी डेप्रिसिएशन गलत है, आपने लाइफ वाले चूज कर लिया, डेप्रिसिएशन गलत हो जाएगी। डेप्रिसिएशन गलत हो जाएगी मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, लाइफ इंक्रीज हो रही है ना, तो डेप्रिसिएशन हमारी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी पर ईयर। अगर डेप्रिसिएशन पर ईयर रिड्यूस होती है तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ओवरस्टेट हो जाएगा, और एसेट भी आपका ओवरस्टेट हो जाएगा यहाँ पर। तो डेप्रिसिएशन की वजह से IAS 16 अप्लाई करते हुए आपको चेक करना है कि यूजफुल लाइफ इंक्रीज हुई है, उसके पीछे क्या कमर्शियल अक्यूमेंट था, क्या चीज सोच थी इनकी, सोच क्या रखी है आपने, उससे पता चलेगा कि यार हम लोगों ने बेसिकली जो इंक्रीज किया है या डिक्रीज किया है, क्या वो किसी हिडन एजेंडा की वजह से था, या फिर हम लोगों को जेन्युइनली ये फील हुआ कि हमारा एसेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जितना एंटिसिपेट किया था हमने उससे बेहतर परफॉर्मेंस हो रही है। बेहतर परफॉर्मेंस हो रही है तो आपको ओवरऑल यहाँ पर जो है अपने पास एक बेहतर आउटकम दिख रहा होगा, तो आपको इसको सही फोकस करना चाहिए कि अगर ये बेहतर आउटकम दे रहा है तो एसेट की लाइफ इंक्रीज हो रही सही है। अगर ये आपका एसेट जो है अपनी वैल्यू रिड्यूस कर रहा है, अपनी प्रोडक्शन डिक्रीज कर रहा है, आपका एसेट खराब ज्यादा हो रहा है, रिपेयर बहुत दफा हुआ है, तो यूजफुल लाइफ इंक्रीज करना बेवकूफी की चीज है। मतलब यहाँ पर कोई हिडन एजेंडा है हमारे पास, तो ये आपको हिडन एजेंडा को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर फिर आपके पास एक कॉम्पोनेंट इफेक्ट हो रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, तो हम जो है सब्सटेंशियल प्रोसीजर करेंगे कि मैनेजमेंट से डिस्कस करेंगे कि आपने क्यों इंक्रीज करी है। अगर इंक्रीज करी है तो हम डेप्रिसिएशन को रिकैलकुलेट करेंगे, और डेप्रिसिएशन रेट के हिसाब से देखेंगे क्या हमारा एसेट जो है उसी हिसाब से परफॉर्म कर रहा है जिस हिसाब से डेप्रिशिएट हमने कर रहे हैं या नहीं। ठीक है। और 8 साल की यूजफुल लाइफ के ऊपर बेसिकली हम अपने एसेट की क्या करेंगे, कॉस्ट को रिप्लेस देखेंगे, रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या आएगी हमारे पास। रिप्लेसमेंट कॉस्ट की बेसिस के ऊपर हम लोग यूजफुल लाइफ की असेसमेंट को जज कर सकते हैं। ठीक है जी। अब आ जाए आगे नेक्स्ट। A member of finance team was dismissed by Oak Company in 2005 after it was discovered that they had been fraudulently purchasing non-current assets for personal use। अब देखो फ्रॉड की बात आ गया है। अब यहाँ पर उसने वैसे बता दिया है कि आपका एक एरिया पे फ्रॉड है, ठीक है, कि नॉन करंट एसेट आप परचेज कर रहे थे वो फ्रॉडलेंट है, लेकिन क्या उसने स्पेसिफाई किया है कि हमारे पास सिर्फ एक ही जगह पर इफेक्ट आया होगा या फिर बहुत जगह पर इफेक्ट आ सकता है? या उसने अगर आपके नॉन करंट एसेट परचेज किया है तो हो सकता है करंट एसेट भी हो उसमें, कुछ पेबल्स में भी इफेक्ट आ सकता है। तो फ्रॉड जब आता है ना पास, तो आपकी एक रिस्क सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाती है। मतलब आपके पास ओवरऑल सिचुएशन ये आ गई है कि जहाँ पर आपको अपनी कंप्लीट स्ट्रेटेजी को मॉडिफाई करना पड़ सकता है। आगे इसको देखते हैं। वो कंपनी स्टार्टेड टू इन्वेस्टिगेट द फ्रॉड एट द बिगिनिंग ऑफ जून 2005, रिकंसाइलिंग द फिजिकल एसेट्स टू नॉन करंट एसेट रजिस्टर विद विल नॉट बी कंप्लीटेड बाय द ईयर एंड। आपने रिकंसिलिएशन भी कंप्लीट नहीं करी है। अब रिकंसिलिएशन कंप्लीट नहीं करी है तो मतलब हमें एक्सटेंट ऑफ हैविंग अ रिस्क वो नहीं पता चलेगा। अब देखो फ्रॉड हो रहा है तो मतलब फ्रॉड की वजह क्या हो सकती है? फ्रॉड का रीजन जो है वो ये है कि आपने अपने कंट्रोल्स को ओवरराइड कर दिया है। मतलब कंट्रोल्स आपके वीक हैं, और कंट्रोल वीक होने से मतलब हमारे पास कंट्रोल रिस्क हाई होना होता है। अगर कंट्रोल रिस्क हाई है मतलब इनहेरेंट रिस्क भी कहीं ना कहीं हमारे पास हाई होगी, और कितना बड़ा फ्रॉड है हमें नहीं पता चला है अभी तक। मतलब ये हमारे ऑडिट रिस्क को क्या है, सब्सटैंशियली इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी अपनी। आपको सब्सटैंशियल प्रोसीजर इंक्रीज करने पड़ेंगे, ऑडिट टीम में से ऐसे एक्सपीरियंस लोगों को पिक करना पड़ेगा इस एरिया को असेस करने के लिए। आपको ऐसे बंदे उठाने पड़ेंगे जो कि आपके डिटेक्शन रिस्क को रिड्यूस कर सकें, ताकि आपके ऑडिट रिस्क एक्सेप्टेबल लेवल पे आ जाए हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ सब्सटैंशियल प्रोसीजर इंक्रीज हो जाएंगे। एडिशंस टू द पर्टिकुलर एसेट जो है उनको इन्वेस्टिगेट करेंगे, चेक करेंगे, फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे, राइट्स ऑब्लिगेशन चेक करेंगे, सारे एसेट्स की ऑथराइजेशन को चेक करना पड़ेगा। आपको ओवरऑल अपने जो पर्टिकुलर टाइमिंग ऑफ द ऑडिट है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि इस फ्रॉड के एक्सटेंट को आइडेंटिफाई कर सकूं। ठीक है, ये आपकी एक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेवल रिस्क। ठीक है, डिफरेंस अब तक आइडिया हो गया होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क और ऑपरेशन लेवल रिस्क में क्या डिफरेंस आता है। आगे बढ़ते हैं। द फाइनेंस डायरेक्टर स्टेटेड दैट देयर वाज अ प्रॉब्लम इन जून 2005 इन द मिक्सिंग ऑफ एडिसिव within assembly shipped. However, due to customer complaints about the process, which resulted in large batch of chairs having defective bonding, a number of these units were shipped. However, due to customer complaints about stability, no further dispatch of these goods has been made. No adjustment has been made to the valuation of damaged inventory. Valuation inventory IS2 क्या बोलता है?
IS2 बोलता है सर आपको लोअर ऑफ कॉस्ट या NRV पे करना है रिकॉर्ड। तो अगर आपने अपने एसेट की वैल्यू को मॉडिफाई नहीं किया, चेंज नहीं किया, जब आपको पता है कि वो भाई डैमेज है, खराब चीज है आपके पास, तो आप जो है अपने क्या कर रहे हो, इन्वेंट्री को ओवरस्टेट कर रहे हो। इन्वेंट्री ओवरस्टेट होगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवरस्टेट हो जाएगी, तो हमारे पास जो एसेट साइड है वो भी ओवरस्टेट हो रहा है। आपके पास अगर इन्वेंट्री हाई होगी तो हमारा क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लो होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लो होगा तो हमारा प्रॉफिट भी ओवरस्टेट हो रहा होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके पास एक ऐसा क्लियर इंपैक्ट है, क्लियर चीज दिख रही है कि भाई आपकी इन्वेंट्री जो है सही तरीके से वैल्यू नहीं हुई गई है, जिसकी वजह से आपके पास ये बड़ा इशू आ रहा है। हमें करना क्या पड़ेगा, सीधी सीधी यहाँ पर आपकी जो रिस्क है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट अजर्शन लेवल रिस्क है, जिसको हमें अपने सब्सटेंशियल प्रोसीजर से रेक्टिफाई कराना है। हमने डैमेज गुड्स को वेरीफाई करना है, रिव्यू करना है, और उनकी जो कॉस्ट है उनको आइडेंटिफाई करना है कि यार ये कॉस्ट जो है इनकी, NRV जो है क्या लोअर है इसमें, और लोअर पे रिकॉर्ड कर देंगे। लास्ट, as in the previous year, the management of OK is due to be paid a significant annual bonus based on the value of the year and assets। अब देखो यहाँ पर आपने इन्वेंट्री को लोअर नहीं किया है, आपके पास एसेट्स के अंदर फ्रॉड आ रहा है। फ्रॉड आपके पास किस तरह आ रहा है कि आपके एसेट लिखे हुए फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, कुछ ऐसी सिचुएशन आ रही है। आपने ओवर वैल्यू कर दिया अपने एसेट्स को, मतलब रिवैल्यूएशन आपने कर दिया है। मतलब यहाँ पे क्लियरली एक इंडिकेशन दिख रही है कि 2 से 3 इवेंट्स के तहत, 2 से 3 इवेंट्स की वजह से आप अपने एसेट्स को इंक्रीज करो। यहाँ पे कोई ऐसी सिचुएशन अभी तक नहीं आई जिसकी वजह से अपने एसेट को अंडरस्टेट कर रहे हो आप। तो ये आप यहाँ पर तीनों चीजों को रेफर कर सकते हो कि यार हमारे पास एक एसेट की रिवैल्यूएशन, एक इन्वेंट्री की रिडक्शन नहीं करना, और आपके पास जो फ्रॉड आया है उसको कंप्लीटली कवर नहीं करना। ये तीन चीजें ऐसी आ रही हैं जिसकी वजह से हमारे पास एसेट ओवरस्टेट हो रहे हैं। एसेट ओवरस्टेट हो रहे हैं मतलब क्या है, हमारे पास ओवरऑल सिचुएशन के अंदर हमें दिख रहा है कि हमारे पास जो है बोनस अचीव करने के लिए हरकत करी गई है। अब क्या ये रिस्क ज्यादा है, बहुत बड़ी रिस्क है। तो अब अगर ये रिस्क है तो क्या ये हमारे पास ओवरऑल एसेट्स को ओवरस्टेट कर सकते हैं, हमारे पास और भी जगहों पे मिसस्टेटमेंट हो सकती है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमें, ये रिस्क हमारे पास पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इम्पैक्ट कर सकती हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी ऑडिट टीम को अलर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर ये है हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेवल रिस्क, अपने स्केप्टिसिज्म को इंक्रीज करना पड़ेगा, ज्यादा एसेट की तरफ टाइम देना पड़ेगा आपको, ताकि आप देख सको क्या ये जो इंक्रीज हो रहे हैं क्या ये बोनस की वजह से तो नहीं हो रहे हैं। अगर बोनस की वजह से हो रहे हैं तो आपको जो है एनालिटिकल प्रोसीजर लगाकर अपने पास जो ऑडिट टीम के जो प्रोफेशनल्स हैं, जो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स हैं, उनको लगाकर आप इस रिस्क को आइडेंटिफाई करोगे और इसके अगेंस्ट आप ऑडिट एविडेंस निकालोगे, ताकि आपके ऑडिट रिस्क डिक्रीज हो सके यहाँ पर बाय इंक्रीजिंग योर डिटेक्शन एरिया। अगर आपके पास पहले 10 सैंपल चेक हो रहे थे, अब आप 20 करोगे, ताकि आपको पता चल सके कि आपके नॉन करंट एसेट जो है क्या वो सही तरीके से चेक हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक डिटेल डिस्कशन थी ऑफ योर ऑडिट रिस्क क्वेश्चन। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, सबको यहाँ पर मसला आता है नॉर्मल। तो होपफुली अब ये चीज क्लियर हो गई होगी सबको कि यहाँ पे करना क्या था, किस तरीके से इसको ट्रीट करना है व्हेन यू आर बेसिकली गोइंग फॉर एरिया इन दिस वे। अच्छा, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सब्सटैंशियल प्रोसीजर के ऊपर। ये भी एक एरिया जो है सबको प्रॉब्लम देता है। क्या बोल रहे हैं, सब्सटैंशियल प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं टू ऑब्टेन सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस इन रिलेशन टू रिडंडेंसी कॉस्ट। अब रिडंडेंसी कॉस्ट क्या होती है, रिडंडेंसी कॉस्ट होती है अपने एम्प्लॉइज को निकालने की कॉस्ट। अब किसको भाई चेक करूंगा मैं, इसको चेक करने की वजह किस तरह तरीका क्या है मेरे पास। तरीकेकार मेरे पास ये है कि देखो, सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बोर्ड्स की मिनट ऑफ मीटिंग देखनी पड़ेगी। क्या हमें देखना पड़ेगा, बोर्ड मिनट्स, ताकि मैं देख सकूं कि सर आपने डिस्कशन क्या करी है, आपका क्या चीजें ऐसी हैं, कितने बंदों को निकालने का इरादा है आपका, आपके पास जो जो डिसकंटिन्यूड लाइन है वो कितनी बड़ी थी, क्या एविडेंसेस है कि आप उसको डिसकंटिन्यू ही करने वाले हो। कंफर्मेशन तो दो कि भाई आपके पास जो पेमेंट है वो आने वाली है या नहीं आने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्या करूंगा, मैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन देखूंगा। अगर मैंने बोला है मैं कंपनी बंद कर रहा हूँ तो भाई डॉक्यूमेंटेशन होगी ना, रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करा होगा मैंने। मैंने आपने अगर आपने लॉ पढ़ा हुआ, लॉ के अंदर आपको लिखा हुआ होता है कि आपको जो है यूनियन काउंसिल से कंसल्टेशन करनी है, कॉरेस्पॉन्डेंस करनी है, आपने मैनेजमेंट को डिटेल प्लान देना है, आपने जो आपके जो जो एम्प्लॉइज है उनको डिटेल प्लान देना है कि हमने जो है कंपनी में ये एक एरिया बंद करना है, तो ये रेमुनरेशन पैटर्न होगा, ये चीजें चलेंगी। तो आप क्या करोगे, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन दोगे, जिसके अंदर आप रिटर्न कॉरेस्पॉन्डेंस कंफर्म करोगे फ्रॉम द मैनेजमेंट towards the staff that is going to be made redundant। तो इससे क्या वेरीफाई होगा कि यार हमने उनसे बात क्या करी है, और हमारे पास क्या चीजें ऐसी हैं जो कि हमें पे करनी पड़ेगी, क्या एक्सेप्टेबल लेवल का हमारी डिस्कशन हुई है। ठीक है जी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोलता है आपको, अगर आपने जो है बंदे निकाल दिए,
बंदे निकालने के लिए आपको जो है क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मैं बोलता हूँ एक बंदे को मैंने जो है 100 रुपए दिए, मेरे पास 10 बंदा था, तो मैंने 1000 रुपए की पूरी पेमेंट जो है रिडंडेंसी कैलकुलेट करी है। अगर मेरे पास जो है ये कैलकुलेशन हुई है तो भाई मैं क्या करूँ, पहले तो ऑब्टेन करूँ डिटेल्स, भाई कितनी इन्फॉर्मेशन या कितना पैसा हमें देना पड़ेगा उनको, हर एम्प्लॉय को कितना पैसा देंगे, उस हिसाब से आप जो है एक एडजस्टमेंट रखोगे, एक अमाउंट कैलकुलेट करोगे, चेक करोगे कि हाँ यार ये इतना अमाउंट हुआ है, इसका ब्रेकडाउन आ गया है मेरे पास। मैं क्या करूंगा, पहले उसको चेक करूंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ये क्या अमाउंट एज लाइबिलिटी रिकॉर्ड किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, मैंने एज अ प्रोविजन रिकॉर्ड किया है या नहीं किया है मैंने, या मेरे ट्रायल बैलेंस के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ये अमाउंट सही तरीके से एडिक्वेटली रिकॉर्डेड है या नहीं। फिर मैं इसको रिकैलकुलेट भी कर लूंगा। रिकैलकुलेशन से क्या होगा, कंफर्म हो जाएगा कि अमाउंट जो है कंप्लीटली रिकॉर्डेड है, इसके अंदर कोई चीज छुपी हुई नहीं है। ठीक है। और रिकैलकुलेशन के अंदर मैं अपना अकाउंट जो हमारे पास जो एम्प्लॉइज हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट भी चेक कर सकता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट से क्या मिलेगा एविडेंस मुझे, कॉन्ट्रैक्ट से एविडेंस मुझे ये मिलेगा कि उनसे क्या मेरी बात हुई थी रिगार्डिंग दी रिडंडेंसी, व्हाट इज द सैलरी। देखो रिडंडेंसी नॉर्मली होता है क्या है कि आपकी जो सर्विस का आखिरी कुछ पीरियड होता है उसका मल्टीप्लायर मिलता है आपको। ठीक है। अगर आपने जो है 10 साल सर्विस करी है और आपकी सैलरी जो लास्ट ईयर सैलरी थी उसमें से आपका एक वीकली पे के हिसाब से पेमेंट होती है, कैलकुलेशन होती है, तो वो मुझे पता चलेगी कि कॉन्ट्रैक्ट कितना था, कब स्टार्ट हुआ था, तो ईयर ऑफ सर्विस पता चल जाएगी। इनकी पेमेंट जो चल रही है, पेमेंट जो गई थी इनको मैंने पेरोल के थ्रू, वो पेमेंट जो करी गई थी वो उससे मुझे लास्ट रिकॉर्ड मिल जाएगा कितनी पेमेंट करी थी। तो एस्टिमेशन जो है हमने रिडंडेंसी का प्रोविजन जो क्रिएट करना था वो मुझे पता चल जाएगा कि यार इतना ही में कैलकुलेट करना है मैंने। ठीक है। अगर आपने प्रोविजन क्रिएट किया हुआ है और रिडंडेंसी हो रही है तो आपने पेमेंट तो करी होगी ना सर इनको। अगर पेमेंट करी हुई है तो पेमेंट करने की कोई ना कोई रिसीट तो होगी ना यार आपके पास। अगर आपने कोई ना कोई पेमेंट करी है तो बैंक से पैसा गया होगा या आपने कैश दिया होगा तो आपने कुछ ना कुछ लिखा होगा अपने पास। तो आप रिडंडेंसी का जो प्रोविजन रिकॉर्ड किया है, पेमेंट रिकॉर्ड करी है अपने पास, उसको बैंक लेजर से वेरीफाई कर लो ताकि हमें पता चल सके कि हाँ यही जो अमाउंट कैलकुलेट किया था वही पे किया गया है, ऐसा नहीं है कि बताया कुछ और पे कुछ और किया। ठीक है। फिर मैनेजमेंट से आप क्या लो, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लो कि आप जो अमाउंट रिकॉर्ड कर रहे हो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर वो कंप्लीट है और इसके अंदर कोई और ऐसी रिडंडेंसी नहीं है जो कि होने वाली है, जो हो सकती है, जो आपको पता हो आपको। ठीक है। तो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर ले सकते हो। और IS-37 तो आपका डिस्क्लोजर भी एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। अब एक चीज आप देखिएगा, यहाँ पर मैंने जितने भी सारी चीजें डिस्कस करी, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर में एक एंडिंग एरिया के ऊपर लेकर आया हूँ। भाई सब्सटैंसिव प्रोसीजर के अंदर ये जनरल टाइप ऑफ प्रोसीजर होता है, मतलब ये आपके पास ना ये हर जगह फिट हो जाता है कहीं ना कहीं, मैनेजमेंट से आप रिप्रेजेंटेशन लेटर लेना। तो ये आपका मोस्ट लीस्ट लाइकली सब्सटैंसिव प्रोसीजर है बाय द एग्जामिनर। ये एग्जामिनर ये बोलता है, वो समझता है कि यार अगर आपने ये चीज लिखी है ना, आपको कुछ और नहीं मिल रहा, तो अगर आपने देखो अब एग्जामिनर आपको जानता नहीं, जो लिखोगे वो उस हिसाब से जज करेगा आपको। आपने पहला पॉइंट ही लिख दिया भाई, obtain written representation from the management and confirm that the complete records have been maintained। उसने बोला भाई इसको आता ही नहीं है, इसने पहला ही ऐसा पॉइंट लिखा है जिसमें जनरलाइज बात हो चुकी है। तो वो अगले जो आगे मार्किंग करेगा उसमें वो ज्यादा स्ट्रिक्ट होकर मार्क करेगा, बोलेगा यार इसको ये आता ही नहीं था, इसने आगे भी तुक्के मारे होंगे। तो आपने आंसर लिखना है, जब आंसर लिखना है, सामने वाले का पर्सपेक्टिव सोच के लिखो कि वो क्या सोचेगा जब आप आंसर लिख रहे हो। तो उस हिसाब से अगर आपने पहले 2 या 3 पॉइंट तगड़े लिख दिए, आगे के 2 पॉइंट्स आपके वीक भी हुए, तो वो बोलेगा है इसको कॉन्सेप्ट पता है, आइडिया पता है, ड्राफ्टिंग में थोड़ा बहुत इशू है, तो वो उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होगा, पहले ही 2-3 पॉइंट देके मुतमिन हो जाएगा वो। तो आपने कोशिश ये करनी है वीक पॉइंटर जो है, जो कि नापसंदीदा पॉइंटर्स है, उनको एंड पे लेके जाओ। कोशिश करो ना लिखो उनको, उनके अलावा कोई और जो एरियाज है उन पर फोकस करो। ठीक है। अभी हमने जो पॉइंट डिस्कस करे हैं, 6 पॉइंट तकरीबन डिस्कस कर लिए, 6-7 पॉइंट डिस्कस किए हमने, तो इसमें से 5 लिखने हैं आपने सर। ठीक है जी। बढ़ते हैं आगे हमारा लास्ट एरिया पे। जी। अभी क्या बोल रहा है, अभी ये बोल रहा है आपको सर कि आपने जो है यहाँ पर एडिशनल पैसेज रीड करना है। अच्छा। ड्यूरिंग द मीटिंग ओ कंपनी फाइनेंस डायरेक्टर मेंशनड to the audit engagement partner that he is keen to align the objective of Oak Company with its auditors. To assist in achieving this, he has suggested that the audit fee could be based on percentage of Oak's company's final profit। तो ये क्या है, कंटिजेंट कंसिडरेशन है। तो सर कंटिजेंट कंसिडरेशन जो है स्ट्रिक्टली मना है।
एथिकली ये एक बहुत बड़ा डिलेमा है आपके पास। इससे क्या होगा, आपकी इंडिपेंडेंस इम्पैक्ट हो जाएगी। इंडिपेंडेंस में क्या मसला आएगा, इंडिपेंडेंस में मसला ये आएगा सर कि आप जो है कोशिश करोगे कि प्रॉफिट कम करने वाली कोई भी चीज़ ना उसको मैं हटा दूँ। मेरे सामने अगर आता है कि डेप्रिसिएशन ज़्यादा चार्ज होनी चाहिए, लेकिन उससे क्या होगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूँगा सर प्रॉफिट कम नहीं करूँ, क्योंकि मेरी सैलरी जो है ना, मेरी जो इनकम है, मैं इसकी बेस पे आएगी। तो यहाँ पर मेरे पास जो है एक सेल्फ इंटरेस्ट साइड आ जाती है, इंडिपेंडेंस को हिंड्रेंस आ जाती है। ठीक है? तो आप ऐसी हरकत नहीं करोगे, एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए आपको इसके अंदर। The finance director has asked Elm and Company can help identify potential acquisition targets. Discussions are currently at an early stage and no work has been undertaken at present. अच्छा, आप मुझे बात बताओ आप कि अगर आपको बोलता हूँ कि सर आप थोड़ा-सा छोटा-सा मेरा काम कर दें, कि आप जो जो आपको दिखता है कि यार आपने कोई टारगेट दिख रहा है आपको कंपनी का, मतलब आपको मैं उसको एक्वायर कर सकता हूँ, आप मुझे ढूँढ के दे दो। ये काम किसका है? ये काम है मैनेजमेंट का। अगर ऑडिटर आके ये काम करता है और बाद में आके ऑडिटर बोलता है कि यार आपने जो कंपनी एक्वायर करी है वो सही नहीं करी है, आपने अपने शेयर होल्डर का इंटरेस्ट को पहले नहीं रखा है, आपने जो परचेज करी वो सही नहीं करी है, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास हम मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं। तो ये एडवोकेसी थ्रेट आ जाती है हमारे पास। एक एडवोकेसी थ्रेट भी आपके पास आ रही है, क्योंकि हम मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम कर रहे हैं। हम अपनी कंपनी का एजेंडा जो है उसको लेके चल रहे हैं। हम अपना एजेंडा हमारा सेपरेट है भाई, हम लोग क्या करें, हम लोग शेयर होल्डर को देख रहे हैं कि शेयर होल्डर क्या चाहता है, हम उसको काम करेंगे। हम ये थोड़ी करेंगे कंपनी क्या चाहती है। तो यहाँ पर आपको पहला आपका सेल्फ इंटरेस्ट रेट आ जाता है, जहाँ पर आपके पास एक इंडिपेंडेंस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। तो लिख भी देते हैं इसको। ठीक है, दूसरा एडवोकेसी थ्रेट आता है, क्योंकि आप जो है क्या कर रहे हो, अपनी कंपनी के एजेंडास को प्रमोट कर रहे हो। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द फाइनेंस डायरेक्टर हैज आल्सो मेंशन्ड दैट वंस द ऑडिट हैज बीन कंप्लीटेड द एंगेजमेंट टीम विल बी इनवाइटेड टू अटेंड अ वीकेंड एट अ लग्जरी होटल विद ओ कंपनी सीनियर मैनेजमेंट टीम एज थैंक यू फॉर ऑल द हार्ड वर्क। तो सर एक और सेल्फ इंटरेस्ट आ गया आपके पास। क्यों? क्योंकि आपको बोल रहे हैं सर आप आइएगा हमारे साथ पार्टी करेंगे। भैया पार्टी करेंगे यार, क्या मतलब है इसका? आप जो है उनको बोल रहे हो हम लोग जाएंगे घूमने, आप ऑडिट अच्छा सा कर दो, हमारी जो चीजें हैं वो सही तरीके से आप ना उसमें मतलब वो मसला नहीं निकालना। हम जाएंगे एक लग्जरी वेकेशन पे, मतलब आप गिफ्ट ले रहे हो मैनेजमेंट से। अगर आप गिफ्ट ले रहे हो मैनेजमेंट से तो मतलब ये ना कि यार आपने जो है एक ऐसी चीज ले ली जिसके बदले आपसे वो मांग सकते हैं कुछ भी। मतलब आपसे ऑडिट ओपिनियन वो बोलेंगे सही दो, कि आपको वेकेशन पे लेके जा रहे हैं, आपने वेकेशन पे लेके जा रहे हैं, आप ऑडिट ओपिनियन अगर आप लोग नहीं देंगे हम, तो ये चीज आपको एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। ये आपकी इंडिपेंडेंस क्या करेगी, हिंडर कर देगी। तो अब इसका रिस्पॉन्ड क्या होना चाहिए हमारे पास, रिस्पॉन्स हमारे पास देखो सेफगार्ड्स आपको तीनों के अलग अलग देखने पड़ेंगे। पहला, अगर आपको दिखता है कि सर आपने जो है कंटेंजेंट कंसिडरेशन पे बात कर रहे हैं, सर आप जो है उनको बोलो कि नहीं हम लोग जो है कंटेंजेंट कंसिडरेशन नहीं लेंगे, रिजेक्ट कर दो ऑफर को। आप बोलो सर मुझे फीस जो है फिक्स करें ऑडिट से स्टार्ट होने से पहले पहले ही। ठीक है, ये चीज हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप उनको बताएंगे सर इससे हमारी इंडिपेंडेंस हिंडर कर जाएगी, तो हम लोग जो है कंटेंजेंट फीस नहीं लेंगे, ये सेफ गार्ड इसका ही होगा, रिफ्यूज कर दो। अगर वो परसिस्ट करते हैं तो एंगेजमेंट से रिफ्यूज कर देना। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या बोलते हैं, नेक्स्ट आपके पास था एडवोकेसी थ्रेट, मतलब आप जो है मैनेजमेंट के या अपनी क्लाइंट के इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहे हो। तो इसके लिए आपके पास एक एडिक्वेट सेफगार्ड रखना बहुत जरूरी है। आपको करना क्या चाहिए, आपको बोल देना चाहिए सर मैं नहीं कर सकता, ये मैनेजमेंट का डिसीजन है, ये मैं इसको नहीं कर सकता, इसको चेक कर सकता हूँ, चेक जो करना मेरा काम है, मैं चेक जरूर करूंगा इसको। तो या लेकिन यहाँ पर इसके अंदर इन्वॉल्व होना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे इंडिपेंडेंस को हिंडर कर देगा। तो आप जो है इसको रिफ्यूज कर दोगे और इसमें आप इन्वॉल्व नहीं होंगे किसी भी हाल के अंदर, ताकि आप जो है अपनी इंडिपेंडेंस मेंटेन कर सको। और आप रिव्यूअर को भी बुलाओ कि सर आप जो है यहाँ पर आके चेक करें हमारी काम को, कि भाई हम जिसने एक ऐसी एक्टिविटी करने की कोशिश करी थी, हमें बुलाया था, क्या बोला था कि आप ये करें, ये हमने रिफ्यूज कर दिया, लेकिन आप हमारा काम भी चेक करें ताकि हम लोग जो है यहाँ पे इंडिपेंडेंटली से ही अपनी मेंटेन कर सकें, हमारे पर कोई शक ना आए। अब देखो एक चीज ये भी होती है कि आपका इंडिपेंडेंट होना और इंडिपेंडेंट दिखना दोनों जरूरी है। मैं आपको बोलूँ कि यार हम एक एग्जाम हॉल में बैठे हुए, ठीक है, आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, आप 30 बच्चे हैं, आपको आपके साथ बहुत स्ट्रिक्ट घूम रहा हूँ मैं। तो आपको जो बाहर से बंदा देख रहा होगा वो स्ट्रिक्टली घूम रहा हूँगा मैं आपका हंसी मजाक नहीं कर रहा, आपसे इन्वॉल्व नहीं हो रहा, बात नहीं कर रहा कोई आपसे। सामने वाला लगेगा हाँ यार ये बंदा इंडिपेंडेंट है, सही बंदा है, ये इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और ये अपनी इंटेग्रिटी मेंटेन कर रहा है। अब हो सकता है कि मैं वहां पर जो है स्ट्रिक्ट दिखूं, लेकिन मैं इंडिपेंडेंट ना हूं, मैं आपको चीटिंग करवा रहा हूँ। एक सिचुएशन ये है कि भाई मैं जो है वहां पर हर बच्चे से मजाक मस्ती कर रहा हूँ, मैं कुछ ना कुछ डिस्कस करते जा रहा हूँ, कमेंट पास कर रहा हूँ।
अब हो सकता है मैं इंडिपेंडेंट हूँ, लेकिन मैं लग नहीं रहा। तो अब जो तीसरा बंदा बाहर से देख रहा होगा मुझे, वो तो ये बोलेगा यार ये तो इंडिपेंडेंट लग ही नहीं रहा मुझे। इसकी तो हरकतें लग ही नहीं रही कि इंडिपेंडेंट है, ये तो सबसे मजाक मस्ती कर रहा है। मतलब ये तो यहाँ पर हमारा जो एजेंडा था उसको पूरी तरीके से कंप्लीट ही नहीं करेगा। तो अब आप समझो कि आपका इन्विजिलेटर जो है ऑडिटर है, जो बाहर से बंदा देख रहा है वो शेयर होल्डर है, और एग्जाम देने वाले बच्चे मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट का काम चेक करने के लिए ऑडिटर को बुलाया है। अगर ऑडिटर जो है फ्रेंडली होगा विद दी पर्टिकुलर एग्जामिनीज, तो जो बाहर से थर्ड पार्टी जो शेयर होल्डर देख रहा है वो तो ये बोलेगा नहीं यार इसकी रिपोर्ट पे हम लोग भरोसा किस तरह करें। तो पहली तो चीज आपको अपनी इंडिपेंडेंस मेंटेन रखनी है, तो आपको ये चीज रिफ्यूज कर देनी चाहिए। दूसरी चीज ये आपका कोई ऐसा गिफ्ट है अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो यहाँ पर आपके पास जो है एक इंडिपेंडेंस को हिंडर करने वाली पोजीशन आ सकती है, या फिर आपसे बाद में जो है क्लाइंट है वो बोलेगा यार आप कुछ ना कुछ बेनिफिट दो मुझे। तो ये चीज आपको अवॉइड करनी है। आपको कोई भी ऐसा गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए जो जब तक वो ट्रिवियल ना हो, क्लियर ना हो कि इसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा। लेकिन बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप जो है इस चीज को डिक्लाइन कर दो, पोलाइटली डिक्लाइन कर दो। ठीक है, तो ये एथिकल कंपोनेंट एक हमारे पास आ जाता है जिसका हमें रिकमेंडेशन देनी थी। और एक हमें एथिकल डिलेमा लिखना था। हमें क्वेश्चन के अंदर क्या लिखना था, आपने दो एथिकल डिलेमास लिखने थे और उनके सेफगार्ड लिखने थे। हमने तीन डिस्कस कर लिए यहाँ पर। कोई भी दो आप लिख सकते हो, ड्राफ्टिंग आपके सामने मैंने एक्सप्लेन कर दी किस तरीके से हो। तो ये हमारा पहला जो 30 मार्क का क्वेश्चन था ये कंप्लीट होता है। ठीक है, यहाँ पर चलिए, इसमें आपको बोला जा रहा है आइजर 320 आपका जो है मटीरियलिटी की प्लानिंग के बारे में डिस्कशन होती है। तो अगर आपके मटीरियलिटी की डिस्कशन कर रहे हो, मटीरियलिटी आपने किस तरह डेवलप करना है आपको समझना है। देखो अब मटीरियलिटी है क्या, मटीरियलिटी बेसिकली है आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपने कितना काम करना है मैनेजमेंट में, कितना सैंपल आपने उठाना है, कितनी चीज़ें आपको चेक करनी है, कितनी एरियाज पे फोकस करना है। अब ये किस तरह पता चलेगा मुझे कि कितना काम करना है कंपनी के अंदर, ये लेवल ऑफ रिस्क आइडेंटिफाई होगा। अगर मुझे दिखता है कि रिस्क हाई है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी रिस्क हाई दिखती है तो मुझे जाहिर सी बात है अपनी ओवरऑल अमेंडमेंट करनी पड़ेगी इन द प्लान। रिस्क हाई होगा तो मुझे सब्सटैंशियल प्रोसीजर ज़्यादा परफॉर्म करने पड़ेंगे, मुझे अपने पास जो है सैंपल साइज इंक्रीज करना पड़ेगा, मुझे अपनी मटेरियलिटी लो रखनी पड़ेगी। अब अगर मटेरियलिटी लो रखनी पड़ेगी, किस चीज़ से असेस करें हम, रिस्क की बेस के ऊपर। तो अगर आपको असेस करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि यार आपकी मटेरियलिटी क्या होगी प्लानिंग फेज के ऊपर, तो आपको जाहिर सी बात है ये चीज़ें कंसिडर करनी पड़ेंगी कि आपकी कंपनी की हालात क्या है, मामला क्या है। इन द सेंस कि इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द कंपनीज परफॉर्मेंस, आपको दिखता है कि प्रीवियस ईयर्स के अंदर कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। कंपनी ने ऐसी एक्टिविटीज करी है जहां पर आपके पास फ्रॉडलेंट रिपोर्टिंग आई, फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज दिखी है आपको। आपको दिख रहा है कि यार लास्ट ईयर जो हमारा ऑडिट हुआ था उसके अंदर हमारे पास एक नेगेटिव आउटकम निकला था। नेगेटिव आउटकम इन द सेंस कि आपके पास जो ओपिनियन था वो मॉडिफाइड ओपिनियन था या क्वालिफाइड ओपिनियन था आपके पास। रिपोर्ट के अंदर आपके पास कोई ऐसे एरियाज थे जहां पर ऑडिटर को एक डिफिकल्टी फेस आई थी, कैम के अंदर आपने रिकॉर्ड किया वो भी। अगर ऐसा कुछ सिचुएशन हो रहा है आपके पास, तो यहाँ पर आपको जो है उसकी बेसिस के ऊपर अपनी कंपनी की मटीरियलिटी सेट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे 30,000 चीजें होंगी। सबसे पहले आप देखोगे, अगर आप नई कंपनी का ऑडिट कर रहे हो तो आप देखोगे साइज, आप देखोगे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिस्टम्स। ठीक है जी, आप देखोगे कौन से ऐसे एरिया है जो यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए फंडामेंटल है। तो यूजर्स फंडामेंटल कंपोनेंट्स ये देखने पड़ेंगे मुझे। ठीक है, इसके अलावा लास्ट ईयर का ऑडिट जो हुआ था उसका आउटकम क्या निकला था। ठीक है, लास्ट ईयर का ऑडिट से लिख सकता हूँ लास्ट ईयर से इस साल के बीच में कोई चेंजेस आए हैं हमारे पास या नहीं आए, मुझे वो आइडेंटिफाई करना है। फिर मैंने अगर कोई बड़ा कोई चेंज लेकर आया होगा तो मुझे देखना पड़ेगा कि यार बोर्ड्स की मीटिंग हो रही होगी, उसकी रिगार्डिंग डिस्कशन कर लूँ मैं। ठीक है, तो अब आपको अपनी कंपनी के अंदर आइडेंटिफिकेशन नहीं करनी है कि लास्ट ईयर क्या मेरे पास एक ओपिनियन आया था, लास्ट ईयर का ऑडिटर क्या बोलता है, उससे कॉरेस्पॉन्डेंस कर लो आप। आपके पास कोई लास्ट लॉ सूट था,
उसका रिजल्ट, उसका चेंज क्या आ रहा है, उसको आइडेंटिफाई करो। बोर्ड की मीटिंग्स के अंदर आपको एक इसका इंडिकेशन मिल जाएगी, अगर कोई सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ है हमारे साथ, वो पता चल जाएगा आपको। तो प्लानिंग करने से पहले, आपने मटेरियलिटी सेट करने से पहले अपने पास ये ऐसे ज़रूर करना है कि सर आपकी ओवरऑल कंपनी के अंदर एक्टिविटी क्या चल रही थी। मतलब कि आपके पास जो है ओवरऑल कंपनी के अंदर कितनी रिस्क रखी गई है, कितनी रिस्क मेंटेन्ड है, क्या इतनी रिस्क हम लोग लेना चाहते हैं भी है या नहीं। तो ये क्वेश्चन बेसिकली है आपका 4 मार्क्स का, तो इसमें कोई इतनी ज़्यादा आपकी लॉजिक नहीं है, इसमें केस भी रेफर नहीं करना है, तो ये जनरलाइज़ पॉइंट है आपके रिस्क असेसमेंट के। कि अगर आपको मटेरियलिटी नहीं पता कि किस तरह अप्लाई करेंगे, तो आप आगे जाके रिस्क असेसमेंट में डिफिकल्टी फेस करोगे। मटेरियलिटी आइडेंटिफाई करने के लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या करना है, आपने कंपनी की पोज़ीशन देखनी है, उसमें रिस्क हाइलाइट करनी है कि क्या-क्या रिस्क हो सकती हैं, आपको देखनी है। और ये किस चीज़ से पता चलेंगी, लास्ट ईयर के ऑडिट से पता चल जाएँगी, और मार्केट के अंदर जो रिसर्च करोगे आप, उससे आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। ये सारे पॉइंटर्स को आप एक सेंटेंस में अगर एक्सप्लेन कर देते हो, तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू कि आप इसको सही तरीके से ड्राफ्ट कर सकोगे। अब नेक्स्ट एरिया क्या है हमारे पास? नेक्स्ट एरिया हमारे पास आ रहा है, जो पार्ट बी है, जो मेन हमारे पास एरिया है, वो है हमारे पास कंट्रोल डेफिशिएंसीज़ और कंट्रोल रिकमेंडेशन। मतलब आपकी जो कंपनी के अंदर कंट्रोल्स हैं, कि उसमें से क्या डिफिकल्टीज़ हैं, क्या मसले हैं, क्या डेफिशिएंसीज़ हैं, और उनकी रिकमेंडेशन लेनी है आपने। अब 16 मार्क का सवाल है, तो 8 आपको डेफिशिएंसीज़ लिखनी है, 1 मार्क डेफिशिएंसी पे आएगा, 1 उसकी रिकमेंडेशन पे आएगा। अब डेफिशिएंसी ड्राफ्ट किस तरह करनी है, लिखना क्या है, समझना किसे हमें उसको। केसेस को हाइलाइट करते हैं पहले, फिर इसको कुछ डेफिशिएंसीज़ हम लोग साथ-साथ ड्राफ्ट भी कर लेंगे। अच्छा, क्या बोल रहे हैं इसमें, अब केस आपने जो है, सुपरवाइज़र है यूनिवर्स कंपनी के, वर्किंग ऑन द ऑडिट ऑफ कॉस्मिक कंपनी व्हिच स्पेशलाइज़ेस इन मैन्युफैक्चरिंग हाउसहोल्ड अप्लायंसेस। You are tasked with reviewing internal controls of audit for the year end. Cosmic Company operates production facilities in 3 different countries and distributes products through various channels. अब देखो यहाँ पर आप डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर आप जाहिर-सी जा रहे हो वहाँ पर, तो एक आपके पास एक वाइड स्प्रेड है, एक कॉम्प्लेक्सिटी होगी, ठीक है? एक सबसे बड़ा मसला आपके पास यहाँ पर ये आ सकता है कि आपकी जो कंपनी है, वो एक लार्ज स्केल कंपनी है, ठीक है? अगर आप लार्ज स्केल कंपनी को देख रहे हो, तो लार्ज स्केल कंपनी के अंदर आपकी जो ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस होगी, आपके पास ओवरऑल जो यहाँ पर सिचुएशंस होंगी, मतलब आपके पास डेफिशिएंसीज़ ज़्यादा होने के चांसेस, आपके इंटरनल सिस्टम जो है, वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको देखते हैं, क्या हो रहा है यहाँ पर। पहले हमारे पास सेल्स है। सेल्स के अंदर क्या बात कर रहे हैं? सेल्स के अंदर आपको बात ये कर रहा है कि सर आपके पास जो है, ओवरऑल क्या बात है यहाँ पर सेल्स के अंदर, कॉस्मिक कंपनी वेबसाइट अलाउज इंडिविजुअल्स टू ऑर्डर गुड्स डायरेक्टली and full payment is taken in advance. Currently, the website is not integrated into the inventory systems and inventory levels are not checked at the time when the orders are placed. मतलब यहाँ पे बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट रिस्क है। क्यों? क्योंकि भाई आपके पास जो है, यहाँ पर आपके पास यहाँ पर ऐसी सिचुएशन आ रही है कि आपकी जो वेबसाइट है, वो लिंक नहीं है आपके इन्वेंटरी सिस्टम से। अगर वो लिंक नहीं है, तो क्या होगा इससे? अब देखो, अब आपने डेवलप करना है, क्या हो रहा है, पहले आपने आइडेंटिफिकेशन करी कि रिस्क है। रिस्क ये है कि आपका इंटीग्रेटेड नहीं है। अब रिस्क क्यों है? ये रिस्क ये है कि भई आपने कस्टमर का ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन आपको पता ही नहीं है इन्वेंटरी कितनी मौजूद है आपके पास। तो अगर आपको पता नहीं है इन्वेंटरी कितनी मौजूद है आपके पास, तो इससे होगा ये कि आप जो है कस्टमर का ऑर्डर एक्सेप्ट कर लोगे, और आपके पास गुड्स भेजने के लिए होंगे नहीं। तो कस्टमर आपकी कंपनी से डिससैटिस्फाई हो जाएगा, और गुडविल इम्पैक्ट हो जाएगी कंपनी की आपकी, ठीक है? तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कोई बहुत इसमें कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है कि वेबसाइट इंटीग्रेटेड नहीं है, तो आपको पता ही नहीं इन्वेंटरी सिस्टम क्या होगा, इन्वेंटरी कितनी है, कितनी आपको मौजूद है, आपको रीऑर्डर करनी है, जो भी चीज़ें आपको वेबसाइट से पता चल रहा हो। तो अब रिकमेंडेशन क्या होगी इसकी? भाई रिकमेंडेशन क्या है, यहाँ पर रिस्क क्या आ रही है? रिस्क ये है कि हम कस्टमर का एक ऑर्डर ऐसा एक्सेप्ट कर लेंगे जिसके लिए हमारे पास इन्वेंटरी मौजूद नहीं है फुलफिल करने के लिए। अगर फुलफिल करने के लिए मेरे पास मटेरियल मौजूद नहीं है, तो मैं क्या करूँगा सर, मैं यहाँ पर मेरे साथ होगा ये कि मैं रिकमेंडेशन में वो देना चाहूँगा कि मैं अपनी इन्वेंटरी की एक सिस्टम ऐसे डेवलप करूँ जो कि इंटीग्रेटेड हो विद द वेबसाइट, ताकि मुझे पता हो कि भाई मेरे पास इन्वेंटरी कितनी है। ताकि मैं ऑर्डर एक्सेप्ट करूँ, तो मैं वही ऑर्डर एक्सेप्ट करूँ जिसके लिए मेरे पास बैकएंड में इन्वेंटरी पड़ी हुई हो। मैं ऐसा ऑर्डर एक्सेप्ट ही ना करूँ जिसके लिए इन्वेंटरी ना हो मेरे पास, ठीक है? तो ये आपके पास कंट्रोल, डेफिशिएंसी और रिकमेंडेशन दोनों साथ डिस्कस हो गई। नेक्स्ट क्या बोलता है? नेक्स्ट बोलता है टू मिटिगेट क्रेडिट रिस्क्स, द क्रेडिट कंट्रोल टीम परफॉर्म्स क्रेडिट चेक्स on new customers,
and proposed credit limits are approved by the sales director. The credit sales limits are entered into the sales system and are not reviewed. भाई इसमें डेफिशिएंसी खुद ही आपको हाइलाइट करके दे दी कि भाई आपने क्रेडिट लिमिट सेट करी हुई है, लेकिन रिव्यू नहीं कर रहा आप उसको। यार किसी बंदे ने आपके पास आया, नया बंदा आया आपके पास आके उसने आपसे गुड्स लिए, तो ज़ाहिर सी बात है क्रेडिट उसकी जो लिमिट होगी कम सेट करेंगे। लेकिन अगर परसिस्टेंट है, वो आपसे बिज़नेस कर रहा है, तो क्रेडिट लिमिट इंक्रीज़ करनी चाहिए आपको, ताकि आप उसका अच्छा बड़ा बिज़नेस कर सको। जब आप रिलाय कर सकते हो उस बंदे के ऊपर, तो ज़ाहिर सी बात है आपको अपनी क्रेडिट लिमिट इंक्रीज़ करनी चाहिए। तो अगर आप रिव्यू नहीं कर रहे हो, तो आप क्रेडिट लिमिट इंक्रीज़ नहीं करोगे। इससे क्या होगा, इससे आप जो है ओवरऑल रेवेन्यू जो आप अर्न कर सकते हो, आप उसको लूज़ कर जाओगे। तो आपको करना क्या चाहिए? आपको करना ये चाहिए सर कि यहाँ पर आपकी जो क्रेडिट लिमिट है वो रिव्यू होनी चाहिए, क्वार्टरली, मंथली या व्हाटएवर द साइकिल इज़, ठीक है? ताकि आप जो है जिस बंदे की ट्रस्ट क्रेडिबिलिटी बढ़ चुकी है, उसकी क्रेडिट लिमिट भी इंक्रीज़ करो, ताकि बड़ा बिज़नेस करो आप उसके साथ, और आपके पास जो ओवरऑल रेवेन्यू है, वो एट द हाईएस्ट पोटेंशियल आप अर्न कर सको, ठीक है? तो 2 डेफिशिएंसीज़ तो यहीं पर आगे निकल गई आपके पास। अब आगे क्या बोलते हैं? परचेज़ एंड इन्वेंटरी। Raw material used in manufacturing process are purchased from a wide range of suppliers. As a result of staff changes, the supplier statement reconciliation are no longer performed. सर डेफिशिएंसी उसने खुद बता दिया आपको कि आप सप्लायर रिकंसिलिएशन कर ही नहीं रहे हो। अगर आप सप्लायर रिकंसिलिएशन नहीं कर रहे हो, तो सर आपने कोई एरर किया हुआ हो, जिसकी वजह से आपने कोई इनवॉइस ओमिट कर दी हो जो आपने पेमेंट करनी है, और आप पेमेंट ही नहीं करोगे, आप रिकॉग्नाइज़ नहीं करोगे, तो आप जब रिकॉग्नाइज़ नहीं करोगे, तो आप सामने वाली पार्टी को पे नहीं करोगे, तो आपकी क्रेडिट रेटिंग खराब होगी नहीं होगी? तो यहाँ पर रिस्क ये है कि आपके पास जो स्टेटमेंट्स बनी हुई हैं, सप्लायर स्टेटमेंट्स बनी हुई हैं, सप्लायर रिकॉर्ड्स हैं आपके पास, उनमें एरर के चांसेस हैं, उनको चेक नहीं हो रहे हैं। अगर चेक नहीं हो रहे हैं टाइमली बेसिस पे, तो आप पेमेंट भी जो है डिले करोगे, फिर डिलेड पेमेंट की वजह से आपके ऊपर एक डेफिशिएंसी आएगी, एक प्रॉब्लम आएगी, जो इसका मतलब ये है कि आपको ओवरऑल इन द एंड एक ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी जहाँ सप्लायर आपको गुड्स शायद ना दे, क्योंकि आपने प्रीवियस पेमेंट्स क्लियर नहीं करी है उसकी, ठीक है? तो एरर इन द रिकॉर्ड्स ऑफ टेबल्स चांसेस है हमारे पास। अब इसकी रिकमेंडेशन क्या होगी कि भाई सप्लायर स्टेटमेंट आप रिकंसाइल करो ऑन मंथली बेसिस, ऑन वीकली बेसिस, व्हाटएवर इज फीजिबल फॉर द कंपनी, फीजिबल के साथ साथ व्हाटएवर इज एडुकेट फॉर द कंपनी। अगर हाई ट्रांजैक्शंस हो रही है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा है, आप उसको वीकली भी कर सकते हो, लेकिन मंथली बेसिस एटलीस्ट होनी ही चाहिए आपके पास। और उसको रिव्यू करवाने किसी रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल से, एक आपके प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के, परचेज डिपार्टमेंट के डायरेक्टर से, मैनेजर से, सीनियर मैनेजर से, ताकि वो उसको रीचेक करे, रिकैलकुलेट करे और उसके ऊपर रिलायंस हम लोग मेंटेन कर सकें। जब आप डेफिशिएंसी लिख रहे हो ना, तो कंट्रोल आप पूरा लिखो, और कंट्रोल इस तरह लिखो कि सामने वाले को बता रहे हो कि सर आप जो है ये कर लो। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि आपकी रिकंसिलिएशन नहीं हो रही है, तो रिकंसिलिएशन नहीं हो रही है, आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो, तो ये इससे रिस्क ये हो रहा है कि आप गलत पेमेंट या कम पेमेंट, ज़्यादा पेमेंट जो भी है आप उसको दोगे, और आपका जो एरर्स हैं वो टाइमली मैनर में रिज़ॉल्व नहीं होंगे। तो इसकी रिकमेंडेशन जो होनी चाहिए कि सप्लायर स्टेटमेंट जो है उसकी रिकंसिलिएशन शुड बी डन ऑन अ मंथली बेसिस एट लीस्ट, एंड शुड बी रिव्यूड बाय अ सीनियर मैनेजर or senior party or senior director, so that we can cast reliance on them, ठीक है? 3 डेफिशिएंसीज हो गई। नेक्स्ट, additionally changes to a supplier detail is in the master file and can be undertaken by purchase clerk as well as supervisor। मतलब आपने ओपन रखा हुआ है सबके लिए कि भाई आपको अगर एक पर्टिकुलर सप्लायर के रिकॉर्ड्स के अंदर आपने अमेंडमेंट करनी है, तो भाई क्लर्क भी कर सकता है, सुपरवाइजर भी कर सकता है, कोई भी बंदा आएगा कर चला जाएगा। सर यहाँ पर आपकी जो रिकॉर्ड्स है उनकी इंडिपेंडेंस कहाँ गई? तो जब ये ओपन रखा हुआ है आपने हर बंदे के लिए, तो हर बंदा आके इसमें अमेंडमेंट कर सकता है। चांसेस ऑफ फ्रॉड है, इसमें आप क्या दे रहे हो, अपॉर्चुनिटी दे रहे हो। ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो जाती है। अगर आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हो सामने वाली पार्टी को, तो ज़ाहिर है यार वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाएगा। कोई भी बंदा अगर क्लर्क है, उसको दिखेगा कि यार यहाँ पे कोई चेक ही नहीं हो रहा है, रिकंसिलिएशन हो नहीं रही है, एक्सेस हमारे पास भी है। तो अनऑथराइज्ड एक्सेस, चांसेस ऑफ फ्रॉड आपके इंक्रीज़ हो जाएँगे। तो वो यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर करेगा। तो रिस्क क्या है यहाँ पर? ये आपकी एक्टिविटी, आपके अनऑथराइज्ड चेंजेस और आपकी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ करने देगी और या करेगी इन द फ्यूचर। रिकमेंडेशन क्या होनी चाहिए? ऑब्वियस रिकमेंडेशन है भाई, जो मसला है कि आप हर बंदे को एक्सेस देके बैठे हो, वो नहीं होनी चाहिए। सिर्फ सुपरवाइज़र जो परचेज़ डिपार्टमेंट का है, उसको ऑथराइज़ेशन होनी चाहिए कि वो मास्टर फाइल के अंदर कुछ चेंजेस कर सके। तो आप पासवर्ड्स लगाओ, आप रेगुलरली रिव्यू करो कि जो चेंजेस हुए हैं मास्टर फाइल के अंदर, उसमें एक्सेप्शन रिपोर्ट्स निकालो। आप रिस्पांसिबल ऑफिशियल को बोलो कि सर आप रिव्यू करेंगे इस चीज़ को और एविडेंस कलेक्ट करेंगे कि अगर कोई चेंजेस किए गए हैं अनऑथराइज्ड टाइम्स के ऊपर या अनऑथराइज्ड आपके या अनएक्टिव एरियाज़ के ऊपर। तो ये आपकी आइडेंटिफिकेशन लाज़िम है, ठीक है?
फिर नेक्स्ट, द फाइनेंस कंट्रोलर टू मैनेज कैश फ्लो effectively approves all supplier invoices regardless of size for the payment 60 days after the receipt। मतलब क्या हो रहा है कि फाइनेंस कंट्रोलर अप्रूव कर रहा है आपकी सारे सप्लायर इनवॉइसेस को उसकी साइज के बगैर, साइज नहीं देख रहा वो, बोला भाई जितनी भी है आप जो है पेमेंट जो है कर दो 60 दिन आफ्टर द रिसीट हैज बीन मेड। ठीक है, देयर इज नो फॉर्मल रिव्यू प्रोसेस ऑफ पेमेंट्स बाय फाइनेंस डायरेक्टर। तो फाइनेंस डायरेक्टर इज लीस्ट बॉदर्ड है, वो चेक ही नहीं करे कि भाई हमने जो पेमेंट करनी है क्या वो सही पेमेंट कर भी रहे नहीं कर रहे। अब मुझे बताओ एक बात कि यहाँ पर जो हमारे पास सुपरवाइजर है या फाइनेंस कंट्रोलर है, जो भी बंदा है हमारे पास, क्या उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो ऐसी ट्रांजेक्शन अप्रूव कर दे जो कि फ्रॉडलेंट हो? क्योंकि चाहे तो वो कर नहीं रहा है, इसमें कोई प्रोसीजर तो है नहीं हमारे पास। तो यहाँ पर फॉर्मल रिव्यू अगर नहीं है आपके पास, इससे आप जो है हाई वैल्यू गुड की परचेज ऑथराइज कर दोगे, इसकी पेमेंट्स अप्रूव कर दोगे और आप जो है किसी और से पूछोगे नहीं। इससे आप ऐसे गुड्स की पेमेंट कर दोगे जहाँ पर वो आपके पास रिसीव हुए नहीं हुए। आपको नहीं हुए तो भाई आपको क्या पता, आपने अप्रूवल थोड़ी लिया है। यहाँ पर उसने कोई भी वैल्यू हो वो अप्रूव कर सकता है। अब फ्रॉड के चांसेस क्या है? देखो फ्रॉड के चांसेस यहाँ पर ये है कि अगर मैं आपको बोलता हूँ कि एक लाइन है, एक फाइनेंस कंट्रोलर है, उसकी सैलरी है 1 लाख रुपए। ठीक है, अब उसको बोला है सर आप ऑथराइजेशन करो जितने के भी हो, कोई लिमिट नहीं रखी। तो लिमिट नहीं रखी, आप जितना भी अमाउंट आ रहा है आप उसको ऑथराइज करो, कोई इशू नहीं। तो अब अगर वो ऑथराइज कर रहा है कोई अमाउंट, अगर वो इसको 1,20,000 रुपए की एक अमाउंट दिखता है जो फिक्टिशियस है और उसमें उसको बेनिफिट मिलता है मोर देन सैलरी, तो उसकी जो रिस्क है उससे ज़्यादा उसको रिवॉर्ड मिलेगा, तो क्यों नहीं लेगा? अगर 1,20,000 रुपए की एक परचेज है जो कि फ्रॉडलेंट है और उसको वो पैसे मिल सकते हैं, अप्रूव करा दूं, अगर मैं वो इनवॉइस अप्रूव करा दूं तो पैसे मुझे मिल जाएंगे, तो मैं अपनी सैलरी से ज़्यादा अगर कमा सकता हूँ तो यार क्यों नहीं करूँगा? तो अप्रूवल में भी हायरार्कीज़ होनी चाहिए। एक फॉर्मल सिस्टम डेवलप होना चाहिए जिसके तहत आप जो है अपनी ओवरऑल जो इनवॉइसेज़ हैं उनका अप्रूवल का सिस्टम रखो, या आपकी जो ओवरऑल सिस्टम्स है उसमें अप्रूवल में हायरार्कीज़ मेंटेन करो। ताकि जिस बंदे की रिस्क कम हो वो हायर रिवॉर्ड वाली अमाउंट्स को अप्रूव ना करे। रिवॉर्ड जो है वो आपके रिस्क से कम ही होना चाहिए, ताकि वहाँ पर आप रिटर्न आपको डर लगेगा सैलरी 1 लाख रुपए की है, 10-20 हज़ार रुपए के चक्कर में मैं 1 लाख रुपए गँवा दूँगा। तो ये एक आपके क्या प्रिवेंटिव मेजर है आपका। कंट्रोल में रिकमेंडेशन के अंदर आपको ये भी देना चाहिए कि आपको सेग्रीगेशन करनी चाहिए बिटवीन ऑथराइजेशंस। ठीक है? एक मसला तो आपके पास ये आ गया कि यार जो बंदा है वो कोई फॉर्मल अप्रूवल सिस्टम नहीं इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आएगी, 2 रिस्क है कि भाई आप इनवॉइस जब आ रही है उसके 60 दिन बाद आप जो है उसको अप्रूव कर रहे हो। अगर 60 दिन बाद मैं जो है अपनी इनवॉइस को अप्रूव कर रहा हूँ, तो सर मैं बहुत डिले नहीं कर रहा। मैं बहुत डिलेड पेमेंट दे रहा हूँ अपने सप्लायर को। सप्लायर को जब पेमेंट डिले करूँगा तो हो सकता है वो मेरे पे पेनल्टी इम्पोज़ कर दे। वो मेरी रेपुटेशन को डैमेज करे मार्केट में, ज़ाहिर-सी बात है वो बोलेगा कि यार ये बहुत देर पेमेंट करता है। आपकी क्रेडिट रेटिंग जो है खराब हो जाएगी। आप अर्ली डिस्काउंट्स अवेल नहीं कर पाओगे। तो ये सारी रिस्क है जो आपके सिस्टम से जुड़ी हुई हैं। अब रिकमेंडेशन क्या देंगे? सबसे पहले बोलेंगे कि भाई क्या आप एक स्ट्रक्चर्ड रिव्यूज प्रोसेस लगाओ जिसके अंदर परचेज डायरेक्टर जो है आपको, जो देखो टॉप से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। परचेज डायरेक्टर जो है आपका, वो पहले करे कंफर्म कि भाई गुड्स मिल गए हमें जीआरएन से, और वही गुड्स मिले हैं जो कि हमने ऑर्डर किए थे, वो आप उसको जो है परचेज ऑर्डर से कंफर्म कर लो। और इनवॉइस को जो है वेरीफाई करो, थ्री थ्री पार्टी कंफर्मेशन या थ्री डॉक्यूमेंट कंफर्मेशन शुड बी देयर, जिसके अंदर मैं अपनी परचेज ऑर्डर, अपनी इनवॉइस और अपने गुड्स रिसीव नोट को कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि ये रिस्क ऑफ हैविंग एरर वो कम हो जाए। और फाइनेंस डायरेक्टर जो है वो ऑथराइज करे पेमेंट्स को, ना कि आपका जो सुपरवाइजर है वो बंदा या कंट्रोलर है वो बंदा। ताकि हमें पता हो कि यार सीनियर बंदे ने जिसको जो है ऑथराइज किया है, अप्रूव किया है, तो भाई वो बंदा जो है क्रेडिबल है, उसको पकड़ सकते हैं हम लोग। या फिर वो रिव्यू करे पहले इसको ऑथराइज करवाने से पहले, हायर अमाउंट्स के ऊपर आपको डायरेक्टर्स पे जाए, या फिर आपका सीनियर मैनेजर जो है वो फिर एक हायरार्की लेवल पे आ जाए कि यार पहले अगर 10,000 तक की 1 लाख की तक की आपकी अमाउंट है तो आप जाओ हेड ऑफ डिपार्टमेंट के ऊपर। अगर आपकी 10 लाख तक है तो आप जाओ डायरेक्टर के पास। तो हमारे पास हायरार्की बेस्ड अप्रूवल सिस्टम होना चाहिए, ताकि आपकी जो क्रेडिट टर्म्स है विद अदर पार्टीज वो सस्टेनेबल रहे। आपकी जो पेमेंट्स हो रही है वो सही जगह पे जाए और सही पेमेंट्स हो रही हो। और फिर अब जो डिलेड वाली बात कर रहे हो आप, डिलेड पेमेंट्स अगर आप दे रहे हो सामने वाली पार्टी को, तो ज़ाहिर-सी बात है आपके पास जो क्रेडिट टर्म्स हैं, क्रेडिट एग्रीमेंट्स हैं आपके जो हैं, या आपकी क्रेडिट रेटिंग है, वो खराब हो रही होंगी, ज़ाहिर-सी बात है इस चीज़ की वजह से। तो जब आपके पास इनवॉइस आए तो उसी दिन रिकॉग्नाइज़ करो उसको। उसी दिन अपडेट करना चाहिए सिस्टम के अंदर उसको, और फाइनेंस कंट्रोलर को जो है प्रोसेस करना चाहिए पेमेंट को विद द क्रेडिट टर्म्स दैट आर गिवन इन द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर सप्लायर। तो जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया उसके तहत क्रेडिट टर्म्स के तहत आप उसको पेमेंट करवाओ। ठीक है?
ऐसा नहीं होना चाहिए कि 60 दिन बाद आप जो है उसको रिकॉग्नाइज 60 दिन बाद करो। तो ये बहुत ही बड़ा एक डिफरेंस है, गैप है जो कि आपको फिल करना है। ठीक है जी। फिर आते हैं, अब वेयर हाउस के बारे में क्या बोल रहा है। Warehouse across the company conduct monthly perpetual inventory counts. High value items are stored in secure areas accessible via standardized 4-digit code. The code is uniform across all warehouse sites for convenience. आपने अपनी कन्वीनियंस के चक्कर में हाई वैल्यू आइटम्स को लिस्ट पर डाल दिया है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैंने पासवर्ड रखा हुआ है अपने फोन पे, अपनी हर आईडी पासवर्ड डाला हुआ है, लेकिन पासवर्ड एक ही है, मेरे पूरे घर को पता है पासवर्ड क्या है, या मेरे सब दोस्तों को पता है पासवर्ड क्या है। भाई पासवर्ड लगाने का मकसद क्या हुआ, आपका फायदा क्या पासवर्ड लगाने का आपका, जब आपने सबको अवामी रखा हुआ है उसको। अगर आपने एक हाई वैल्यू आइटम को रखना है तो उसका पासवर्ड सेपरेट होना चाहिए, सिक्योर्ड होना चाहिए, एक अलग से पासवर्ड होना चाहिए जो सिर्फ ऑथराइज बंदों के पास ही हो। वरना यहाँ पर अनऑथराइज एक्सेस जो है, चांसेस ऑफ फ्रॉड और थ्रेट आपका इंक्रीज हो जाता है ऑब्वियसली। अगर सबको पता होगा पासवर्ड तो कोई बंदा आ सकता है और आके आके चेक करेगा उसको, डेटा आपका जो डेटा या फिर गुड जो भी है आपके वो उठा के ले सकता है। तो पासवर्ड सिर्फ होना लाजिम नहीं है, उसका इफेक्टिव होना कंट्रोल है, यहाँ पर देखो यहाँ पे कंट्रोल है, लेकिन उसका डिजाइन सही नहीं है, उसकी एप्लीकेशन सही नहीं है। आपने कंट्रोल लगाया जरूर है, लेकिन वो रिस्क को मिटिगेट नहीं कर रहा है। ठीक है। तो हाई वैल्यू आइटम जो आप सिक्योर हो रहे हैं उनका एक स्टैंडर्डाइज 4 डिजिट पासपोर्ट पासपोर्ट जो है आपका वो सेपरेटली आइडेंटिफाइबल होना चाहिए। वो सिर्फ कुछ लोगों के पास होना चाहिए जो कि उस जगह की एक्सेस रखें और उनको हम रिस्पॉन्सिबल समझ सकते हैं। ठीक है। ताकि हमारे चांसेस ऑफ फ्रॉड जो है कम हो जाए। प्लस हम यहाँ पे कैमरास भी लगा सकते हैं ताकि हमें पता चल सके कौन सा बंदा आ रहा है कौन जा रहा है। तो सीनियर मेंबर्स के पास यूनिक कोड होना चाहिए ये, और ये कोड जो है रेगुलर बेसिस पे मंथली, 6 मंथली, बाय या एनुअली बेसिस पे आपको इसको चेंज करना चाहिए, ताकि आप जो है इसको सिक्योर रख सको, मेंटेन कर सको। देखो कंट्रोल का डिजाइन अच्छा हो, इम्प्लीमेंटेशन खराब हो तो कंट्रोल बेकार है। आपका डिजाइन कंट्रोल दोनों अच्छे हो, लेकिन वो अपडेट ना हो तो जाहिर सी बात है लूप होल्स उसमें डेवलप हो जाते हैं। तो आप लूप होल्स को मिटिगेट करने के लिए आपको बार बार मॉनिटर, उसको रीचेंज, रीचेक, अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे थोड़ा नीचे। तो भाई यहाँ 8 मार्क की डेफिशिएंसी जो है ना, ये बहुत ही मतलब इजी मार्क्स है यहाँ पर। नेक्स्ट क्या बोलते हैं, नेक्स्ट बोल रहा है सर, द इंटरनल ऑडिट department at Cosmic Company is currently undergoing restructuring. Internal audit staff shortages have hampered progress in due to this. Only 20% of the company's assets have been physically verified against the non-current asset register. तो आप बोलो सर मैंने फिजिकल वेरिफिकेशन सिर्फ 20% एसेट्स की करी है क्योंकि स्टाफ नहीं मेरे पास। अब इससे रिस्क क्या आएगी सर, अगर मेरे नॉन करंट एसेट जो है जो रजिस्टर में लिखे हुए हैं वो फिजिकली वेरीफाई नहीं हो रहे, तो क्या ये चांसेस है कि मैं अपने एसेट बढ़ा के लिखे हुए हो और वो एसेट जो है ओवर वैल्यूड हुए हो, या फिर वो एसेट वहां पर मौजूद ही ना हो, मैंने रिकॉर्ड कर ली। यहाँ पर मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट और ऑब्सोलीट एसेट भी मौजूद हो सकते हैं जो कि रजिस्टर में एक वैल्यू पर लिखे हैं लेकिन ओरिजिनली उनकी वैल्यू कम है। जब मैं एसेट चेक ही नहीं कर रहा तो उनकी एग्जिस्टेंस, उनकी वैल्यूएशन में सही तरीके से कर नहीं सकता। तो यहाँ पर रिलायंस ऑन दी कंट्रोल आपका सिस्टम बहुत कम हो जाता है। यहाँ पे रिलायंस आपकी कम हो जाती है, जब रिलायंस कम होगी तो जाहिर सी बात है मैं अपने सिस्टम्स के ऊपर जो है आगे काम नहीं कर पाऊंगा, मुझे अपनी कंट्रोल रिस्क इंक्रीज होती हुई दिख रही है यहाँ पर। तो भाई इनहेरेंटली अगर आपके पास बंदे नहीं है, अगर कंपनी के अंदर फिजिकल वेरिफिकेशन करें ऑफ ऑल द एसेट विद इन द रजिस्टर, रजिस्टर में जो एसेट लिखे हुए उसको वेरीफाई कराना लाजिम है आपके ऊपर, ताकि आप जो है पता कर सकोगे कि कौन सी इन्वेंट्री की वैल्यू कम हो गई है, किसकी बढ़ गई है, कौन सा एसेट ऐसा है जो ऑब्सोलीट हो चुका है, बेकार हो चुका है, आपका स्क्रैप में जाने वाला है, उसकी वैल्यू क्या होगी, आपको रिकॉर्ड करना अकॉर्डिंग टू आई16। और अगर कोई एसेट आपको लोकेशन में नहीं मिल रहा है। अच्छा जी, अगर आपको कोई यहाँ पे सिचुएशन दिख रही है कि यहाँ पर आपको कोई एसेट नहीं मिला है विद इन द कंपनी, जाहिर सी बात है वो अगर वो नहीं है हमारे पास और फिक्स एसेट रजिस्टर में लिखा हुआ है, मतलब या तो कोई बंदा ले गया उसको, या उसके बाद कोई एक्टिविटी करी है जो हमने अपने रजिस्टर्स के अंदर अपडेट नहीं करी। अगर रजिस्टर में अपडेट नहीं करी है हमने, मतलब ये है कि भाई हमें इसको अपडेट करना चाहिए था। हमारे पास एसेट्स हैं ओवर स्टेटेड हैं, और हमारी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो मिसस्टेटेड हैं। अब वो मटेरियल मिस्टेट भी हो सकती हैं, अगर हमारे पास जो बिल्डिंग है या लैंड है जो भी, अगर कोई बड़े बहुत बड़े अमाउंट का है तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट भी हो सकती है यहाँ पर। तो ये एरिया आपकी एक वीकनेस इन द कंट्रोल्स है, जिससे हम लोग जो है रिलायबिलिटी हमारी कम हो जाएगी ऑब्वियसली विद इन द कंपनी। अच्छा जी, आ जाए नेक्स्ट। क्या बोलता है कि इन एन एफर्ट टू एनहांस दी
Production efficiency, the manufacturing process underwent a significant overhauling during the year. The restructuring required substantial changes in personnel. As a result, the Human Resource Department delegated the task of setting up a new employees to payroll department. आपने क्या किया, अपनी जो ड्यूटीज थी वो पेरोल डिपार्टमेंट दे दी है कि सर आप जो है सेटअप करो बंदे को। चलिए, ठीक है। The payroll supervisor was informed of wage rate increase in June 2005 via email from the HR director. अब एक बात देखो कि यहाँ पर आपके पास रिस्ट्रक्चरिंग हुई है, सब बहुत बड़ी। अगर रिस्ट्रक्चरिंग हुई है और ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ने बोला कि सर आप हमारा काम कर दो, तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं चलेगी यहाँ पर। तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज जो है वो तो आपकी वायलेट हो गई, बेकार हो गई। अब आपका पेरोल डिपार्टमेंट वाला जो बंदा पेमेंट कर रहा है सामने वालों को, वही एम्प्लॉय सेटअप करेगा, तो गोस्ट एम्प्लॉय सेटअप करना उसके लिए कौन सी बड़ी बात हो सकती है। तो यहाँ पर आप रिस्क ऑफ हैविंग ए फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी इंक्रीज कर रहे हो। ठीक है जी। सेग्रीगेशन नहीं है तो इससे क्या होगा, रिस्क ऑफ हैविंग अ मटेरियल मिसट्रीटमेंट इंक्रीज हो जाएगी, आपके फिक्टिशियस एम्प्लॉय सेटअप हो सकते हैं और आपका पेरोल की कॉस्ट इंटर्न इंक्रीज हो जाएगी। अब इसकी रिकमेंडेशन क्या होनी चाहिए, रिकमेंडेशन इसकी जरिए होनी चाहिए कि आपको जो है एचआर पर्सन अगर खुद हैंडल नहीं कर पा रहे, तो भाई वो टेम्पररी आप आउटसोर्स कर दो किसी और कंपनी को, या फिर आप एचआर कुछ पर्सन को अलग से बिठा दो जो एम्प्लॉय को सेटअप करे। ये काम आपको पेरोल को नहीं देना चाहिए। ठीक है। सेटिंग अप ऑफ एम्प्लॉय और पेमेंट ऑफ द सैलरी टू एम्प्लॉय, ये सेपरेट डिपार्टमेंट का काम है। ठीक है। दूसरी चीज, आपने एचआर डायरेक्टर ने जो है ईमेल के थ्रू बता दिया है कि भाई ये सैलरी इंक्रीज होगा, वेज रेट इंक्रीज होगा। आपकी कम्युनिकेशन जो है यहाँ पर वीक है। अगर वेज रेट इंक्रीज हुआ है तो ईमेल के थ्रू आपने बता दिया है, आपको फिजिकली जाके कम्युनिकेट भी करना चाहिए था, या आपको एक डॉक्यूमेंट जो कि फॉर्मल चैनल्स के थ्रू जाना चाहिए था, वो जाना आपको भिजवाना चाहिए टू द पर्टिकुलर पेरोल डिपार्टमेंट। आपने ना फिर अपनी फॉर्मल कम्युनिकेशन करी है, ना फॉर्मल डॉक्यूमेंट भेजा है आपने फ्रॉम फॉर्मल चैनल्स। इससे क्या होगा, आपकी ट्रेसिबिलिटी और क्रेडिबिलिटी ऑफ द मैसेज अब नहीं पहुंचती, और इससे क्या होगा, पेरोल वाला जो है ट्रांसपेरेंटी मेंटेन नहीं कर सकेगा, और वो अगर सैलरी इंक्रीज नहीं करे तो वो उसके पास एक बहाना होगा कि यार आपने जो है ईमेल भेजी थी वो तो हमारे मैसअप हो जाती है, आगे पीछे हो जाती है। इससे हमारे पास क्या होगा, हम लोग गलत अमाउंट एंटिसिपेट करके बैठे होंगे, गलत अमाउंट पे कर रहे होंगे। तो ऑडिटर जब आएगा और वो प्रूफ एंड टोटल कैलकुलेट करेगा, तो प्रूफ एंड टोटल में अमाउंट डिफरेंट आ रहा होगा और हमने पेमेंट जो करी होगी डिफरेंट आ रहा होगा। तो वो बोलेगा सर आपने जो बोला था कि आप सैलरी इंक्रीज करो, ये तो पहले जितनी है, तो इंक्रीज हुई नहीं यहाँ पर कोई ना कोई। आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, आपकी सिस्टम तो वीक है क्योंकि कम्युनिकेशन वीक है। तो एनवायरनमेंट आपका जो है यहाँ पर उसका भी इम्प्लीकेशन आ जाएंगी। तो सर आपको एक इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी अब सिस्टम के अंदर। आप कंपनी के अंदर क्या कर सकते हो, इसकी रिकमेंडेशन दो कि आप जो है बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक अप्रूवल सिस्टम दो, कि जहाँ पर अगर आपके वेज रेट चेंज होते हैं तो सिस्टम में ऑटोमेटिकली अपडेट होते हैं। तो आप जब एम्प्लॉइज की जब आवर्स वर्क डालो तो ऑटोमेटिकली वो अप्लाई हो जाए, अथवा ऑटोमेटेड सिस्टम रखो अपने आप, या फिर आप फॉर्मल कम्युनिकेशन करो थ्रू डॉक्यूमेंटेशन और प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए आप हायर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से आप मैसेज भिजवाओ, कम्युनिकेशन भिजवाओ, या फिर आप डॉक्यूमेंट ट्रेस करवाओ भिजवाओ विद इन डिपार्टमेंट। और रिसीविंग पार्टी जो है वहाँ पर एक सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि रिसीवर पार्टी को साइन करना पड़ेगा, कोड एंटर करना पड़ेगा टू प्रिंट द मैसेज, या ऐसी कोई हमारे पास ऑथराइजेशन हो जिससे हम लोग कंफर्म कर सकें कि यार उस बंदे ने अपना जो जो भी डॉक्यूमेंट था जो कम्युनिकेशन की रिसीव कर लिया, प्रिंट कर लिया। ठीक है। ताकि अगर वो कर सके तो हम लोग बोले कि भाई आपको अकाउंटेबल ठहरा सकें कि आपको जब कम्युनिकेशन मिल गई थी थ्रू ऑफिशियल चैनल्स और आपने एक्सेस कर दिया था उसको, तो आपने उसको अपडेट क्यों नहीं किया है। तो कंट्रोल जब ये होंगे तो हमारे पास इंटरनल कंट्रोल डिपार्टमेंट, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट जो होता है वो इसको वेरीफाई कर सके कि सर इसको मिल चुकी थी, इसने खुद से नहीं किया, तो यहाँ पर गलती जो होगी वो आइडेंटिफाई होगी, उसको हम चेक कर सकते हैं। ठीक है जी। पढ़ते हैं लास्ट एरिया पे कि एवरी 2 months an account clerk reconciles the bank statement to the bank ledger account. The reconciliation are reviewed by the finance controller who evidences the review by signature, and these are filed in the accounts department. पहली चीज है, आप रिकंसिलेशन करो 2 महीने बाद, तो ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। रिकंसिलेशन आपकी वीकली या मंथली होनी चाहिए। तो मतलब अगर आपके पहले महीने के अंदर फ्रॉडलेंट एक्टिविटी हो गई हुई तो आप उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाओगे इन टाइम इट इज हैपनिंग। तो आप रिकंसिलिएशन को जो है आपको रेगुलरली होना चाहिए। अगर रेगुलरली नहीं हो रही तो ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है जिससे आप फ्रॉड कर सकते हो। ठीक है। एंड एरर्स ऑन टाइमली बेसिस पे आप जब आइडेंटिफाई नहीं करोगे तो फिर ये बढ़ते बढ़ते इतने हो जाएंगे कि ये मटेरियल मिसलीड हो जाएंगे। हो सकता है अगर आपका बैंक एक सिग्निफिकेंट एरिया ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये इम्पैक्ट परवेसिव भी हो जाए।
तो रिकमेंडेशन क्लियर है यहाँ पर, ऑब्वियसली बैंक कंसल्टेशन करो, परफॉर्म ऑन मंथली बेसिस रादर देन 2 मंथ्स, और इसको जो है आप रिव्यू कराओ फ्रॉम फाइनेंशियल कंट्रोलर और हायर अथॉरिटी एज़ वेल, और उसके इनिशियल सिग्नेचर जो है लिखें, जो कि रिकन्सिलिएशन पे मौजूद होंगी। अब या कंपनी की स्टैम्प लगाएँ, ताकि हमें पता चल सके कि ये चीज़ रिव्यू हुई थी, चेक हुई थी बाय सीनियर मेंबर एज़ वेल। तो ये आपकी तकरीबन 8 से 10 हमने डिस्कस कर ली है रिकमेंडेशंस और कंट्रोल डेफिशिएंसीज़। तो इसको अब आपने ड्राफ्ट करना है। उम्मीद है ये क्वेश्चन क्लियर होगा, कोई इसमें डेफिशिएंसीज़ नहीं होंगी, कोई परेशानियाँ नहीं होंगी कि कौन-सी डेफिशिएंसी किस तरह दिखनी है, रिकमेंडेशन क्या हो सकती है।